इस बार भी है कोई पहाड़ों का किस्सा। मेरी फैमिली की पर्सनल स्टोरी है। सबसे ज्यादा स्कैरी एंटिटी मेरे पापा और मेरे चाचा ने देखी। 3 दिन की थी और हर एक दिन इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। गोवा महाराष्ट्र की साइड राखनदार करके एक स्पिरिट है। वो तुम्हें 5 दिन के लिए हो गया, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ऐसे गायब कर देगा लोगों के सामने से, और उस चीज की तुम्हें मेमोरी भी नहीं रहती। तुम लोगों के सामने घूम रहे होंगे, लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। देख के अनदेखा करना, ये मेन पनिशमेंट होती है घोड़े मुख राखिंदर की। बहुत सारे लोग जो बाहर हैं गोवा के, वो लोग राखिंदर को एज अ प्रोटेक्टर नहीं देखते, वो उसे एज अ ईविल एंटिटी ही देखते हैं। वो वाली चीज है उसके साथ कि मानो तो देवता ना मानो तो राक्षस। मुझे तो हॉस्पिटल्स की एनर्जी बहुत ही डिप्रेसिंग लगती है। ऐसी रात के 2-3 बज रहे थे, उसने नोटिस करा कि एक नर्स वहाँ पे अंदर आई और वो चुपचाप जाके बेड नंबर 11 के बगल में बैठ गई। नर्स ने उस आदमी के पैर ऐसे दबाए और फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के वहाँ से चली गई। अगली सुबह वो आदमी मर गया। सेकंड डे एग्जैक्टली फिर से सेम चीज हुई। वो अब दूसरे बेड पे बैठ गई थी और सुबह उठ के उसने दोबारा देखा कि वो बेड भी खाली हो चुका है। इसके मन में एक डर सा बैठ गया था कि जब भी ये किसी आदमी के बेड के बगल में बैठ रही है, अगली सुबह को उनका देहांत हो जा रहा है। डार्क वेब रिलेटेड कोई कहानी? आप कभी डार्क वेब पे गए हो? कभी नहीं है मैं। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का असली मजा तब आता है जब आप बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑडियो गियर यूज करते हो। चाहे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज हो, या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज, या दरवाजे पे ठक ठक की आवाज। एक ऑसम हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ऑसम ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इसलिए आज मैं आपको OnePlus Nord Buds के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है 52 डेसिबल्स रियल टाइम अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो मेरे हॉरर स्टोरी सुनने के एक्सपीरियंस में कभी कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। OnePlus Nord Buds 4 का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जहां मुझे मिलता है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक, और इसकी 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में मुझे 11 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। OnePlus Nord Buds 4 के साथ एक और अमेजिंग प्रोडक्ट है, OnePlus Pad 4, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट टैबलेट है। इसमें है एक अमेजिंग 13.2 इंचेस डिस्प्ले। OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ हैं श्रृंखल। हेलो, वेलकम बैक श्रृंखल। पहला पॉडकास्ट खूनी मंडे का जो हमने किया था वो आपके साथ था, एंड पूरे 2 साल लग गए वापस आने में हैं। जी 2 साल में सबसे पहला पॉडकास्ट मेरे ख्याल से सीरीज का मेरा ही था, और सबसे पहले जो अपलोड हुआ था, मतलब जो हमने रिकॉर्ड करा था, वो भी मेरा ही था। राइट। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू बी बैक हियर। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे ऐसे एसआर पे हार्ट के साथ, जी। एकदम लव लव लव, है ना? जी, मैंने आई थिंक देखा अभी फिर से आएगा वो, फिर से वो फिनोमेना शुरू होगा। जी। तो इतना टाइम क्यों लगा दिया यार वापस आने में? जी, लास्ट ईयर में थोड़ा सा बिजी था, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन इट्स लाइक जेन्युइनली वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम सुपर हैप्पी दैट यू आर हियर। जी आज खूब सारे किस्से कहानियां सुनेंगे। जी पिछली बार पहाड़ों के बहुत ही इनक्रेडिबल किस्से सुनाए थे। जी जी। इस बार भी है कोई पहाड़ों का किस्सा? मेरे पास एक मेरी पर्सनल स्टोरी, मतलब मेरी फैमिली की पर्सनल स्टोरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पापा और मेरे चाचा जी का पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मेरे पापा और चाचा जी व्हेन दे वर लाइक वेरी यंग, जब बहुत ही ज़्यादा जवान थे वो लोग, तो हर एक का होता है ना लड़कों का कि बाइक खरीदनी है, बाइक में फिर घूमने जाना है। तो उन लोगों का भी ऐसे था कि बाइक खरीदनी है। तो मेरे चाचा जी ने अपने दोस्त की बाइक बोरो करी थी, और मेरे पापा जी ने उस टाइम पे कॉलेज की बात है मेरे ख्याल से, तब वो लोग उत्तराखंड में ही रहते थे, चमोली में रहते थे। तो चमोली में उन्होंने नई यामाहा करी थी, मेरे ख्याल से RX 100 थी, बहुत ही पॉपुलर बाइक है। तो मेरे पापा ने नई बाइक खरीदी थी। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड रहते थे हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने उनसे वादा करा था कि जब भी तू कभी बाइक लेगा या फिर जब भी कभी तू एक लंबी ट्रिप पे आएगा, तो प्लीज़ यहाँ हिमाचल पक्का आना, मैं तुझे पूरा घुमा दूंगा। और उन लोग को जाना था बीर आपको पता ही हाँ, होगा, बीर पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए फेमस अभी तो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था वहाँ पे। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है डन। तो ऐसे उनकी बात हुई हल्की फुल्की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस प्लान पे एक्ट नहीं करा था बाइक खरीदने के बाद भी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे चाचा जी ने मेरे पापा से पूछा कि मैंने भी अपने दोस्त से एक बाइक बोरो कर ली है, तेरे पास भी बाइक है ही, चल कहीं घूम के आते हैं। तो मेरे पापा ने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी कि अब हमारे पास टाइम हो रहा है, हम दोनों आ रहे हैं वहाँ पे, तुझे हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हम तेरे भरोसे पे आ रहे हैं। तो उन्होंने वापस उनको लिखा कि ठीक है तू आ जा, तेरे को जो भी करना होगा, मतलब तेरे को यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए होगी हम दे देंगे, बल्कि तू किसी और को भी लिया। तो मेरे चाचा जी और मेरे पापा जी अब हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। अब इस हिमाचल प्रदेश की कहानी को या फिर उस रास्ते की कहानी को बताने से पहले मैं बस एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारे उत्तराखंड में क्या होता है ना, कुल देवता होते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे हर एक स्टेट बोल रहा हूँ मैं, हर एक जगह के लिए अपने अपने कुल देवता। तो वैसे हमारे भैरव जी हैं। तो बोलते हैं कि भैरव जी की जो ऐसे पहुँच है, जो एक लिमिट होती है उनके मतलब प्रोटेक्ट करने के दायरे की, वो हिमाचल के एकदम बॉर्डर पे ही है।
वहाँ तक वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके आगे फिर दूसरे देवता और जो हिमाचल के देवता हैं वो गढ़वालियों को, पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरे पापा जी के उस टाइम पे ना, मेरे चाचा जी के उस टाइम पे जो ग्रह होते हैं, राइट, ग्रह होते हैं, हाँ। तो जो ग्रह थे उनके वो थोड़े कमज़ोर चल रहे थे। तो जैसे कि हो देखा होगा तुम लोगों ने, जिन लोग के बहुत कम से धीरे से ग्रह चल रहे होते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है या फिर उनकी लाइफ में कुछ खराब काम चल नहीं रहा होता बनते, है। हाँ वही, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, काम नहीं बनते, ये सब। हाँ, तो बेसिकली वही चीज़ें हो रही थी उनके साथ। शनि भारी हो गया है जितना। वही, तो उनकी मम्मी ने उन्हें बोला था कि ऐसे मत जा, अभी तेरे ग्रह ठीक नहीं है ना, कभी बाद में चले जाना जब हम तेरी पूजा वूजा करा देंगे। लेकिन मेरे पापा बिल्कुल ऐसे थे, नहीं अभी जाना तो अभी जाना, दोस्त ने बुला दिया तो बुला दिया। और अब तब के टाइम पे ऐसा भी होता था कि थोड़ा बाइक लेके जाना ऐसे पहाड़ों में शायद रिस्की भी होता था। हाँ, पर वही ना, जवान लड़के, जवान लौंडे, एडवेंचर पे जाना है उन्हें, तो वो लोग निकल गए वहाँ से। अब चमोली से ये लोग निकल गए, हाँ पिथौरागढ़ से निकले थे ये लोग, और ये पहुँचे, चलते चलते पहुँचे हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर पे। लगभग कितनी देर की पूरी ड्राइव जो ये पूरी की पूरी ट्रिप थी, ये 3 दिन की थी। 3 दिन की ट्रिप जी। थी ये? मतलब ये दोनों आराम से गए, हाँ। बहुत ही आराम से गए। बीरी तक पहुंचना था, कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन दोनों ना आराम से जाते, पूरे नज़ारे का मजा लेते हुए जाते। हाँ, तो ये 3 दिन की ट्रिप थी और हर एक दिन इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ था, वैसा वाला चीज़ था। और जो पहला दिन था उसके आधे टाइम में ये लोग हिमाचल की बॉर्डर पे पहुंच गए थे। तो मेरे पापा अगेन हमारे कुलदेवता की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, मेरे चाचा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन उस टाइम पे हर एक गांव के, जैसे हमारे उत्तराखंड के भी, हमारे चमोली के भी हैं, मेरा गांव कर्णप्रयाग है, तो हमारे कर्णप्रयाग के भी कुछ ऐसे अनसेट रूल्स होते हैं कि ये चीज़ें तो पक्का नहीं करनी। या फिर जैसे कर्णप्रयाग में स्पेशली एक चीज़ होती है, हमारे वहाँ पे कर्ण मंदिर है कर्णप्रयाग में, राइट। तो कर्ण मंदिर के बाहर पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे भिखारी लोग बैठे रहते हैं या फिर जिनको थोड़ा चंदा चाहिए तो वो लोग बैठे रहते हैं। कर्ण मंदिर के सामने पे ऐसा कोई भी नहीं दिखेगा आपको, और अगर वहाँ पे देखेगा भी तो उनको हमें कुछ देना नहीं होता। ये बिल्कुल अगेंस्ट है इस चीज़ के। अच्छा। जैसे लोग बाहर से घूमने आते हैं, बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, राइट, तो वो लोग दे देते हैं कभी कभी, लेकिन ये चीज़ हम लोग इसको मना करते हैं कि ये कभी भी नहीं करना है। और ये वही कर्ण भगवान जो महाभारत में दिखाए हाँ थे, जी, हाँ जी, दानवीर कर्ण। हाँ जी, उनके वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जैसे भिखारी लोग वहाँ पे बैठे हैं तो उनको कभी कुछ नहीं देना, या फिर स्पेशली वहाँ पे बैठने तो देते ही नहीं है उस मंदिर के आसपास पे। अच्छा। लेकिन बद्रीनाथ जैसे लोग आते हैं उनको पता नहीं होता है। या फिर जैसे चुन्नी पे देखा होगा आपने, चुन्नी को हर एक जगह पे नहीं लगा सकते हैं, एक प्रॉपर वे होता है लगाने, तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। तो मेरे पापा को चमोली तक के तो रूल्स पता थे कि इस गाँव में क्या करना है, इस गाँव में कैसे रहना, लेकिन उनको हिमाचल का ढंग से नहीं पता था। अब ये दोनों यंगस्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही हिमाचल के इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करी तो ये लोग जैसे ही हिमाचल के मतलब बॉर्डर पे पहुंचे तो इन लोगों ने एक होटल बुक करा, सिंपल सा रहने लगे अपने आप को उस रात को। लेकिन उस रात को मेरे चाचा जी को स्पेशली ये चीज़ फील हुई कि हम कुछ भूल के आ गए हैं घर में। जैसे उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि या तो मैं कुछ छोड़ के आ गया हूँ घर में, या फिर उनको ऐसा बस फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो भूल गए हम जो कि घर में ही रह गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको वही देवता वाली फीलिंग होगी, क्योंकि ऐसा देवता की बाउंड्री यहीं तक थी ना, तो उन्हें वैसा फील होगा। उन्होंने इस चीज़ के बारे में मेरे पापा को नहीं बताया था उस टाइम पे कि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें ये चीज़ पहले दिन फील हुई थी। तो पहले दिन क्योंकि शाम सी हो गई थी और अक्टूबर का मेरे ख्याल से महीना था ये, तो उन लोगों ने ज़्यादा पुश नहीं करा अपनी बाइक्स को, अपने आप को भी, और ये लोग वहीं होटल में रुक गए, खाना पीना खाया, अपनी मस्ती करी ठीक है, और ये लोग वहीं पे रुक गए। अगली सुबह ये लोग को जल्दी जाना था, लेकिन मेरे पापा और मेरे चाचा, ऑब्वियसली बात है कि ये लोग बहुत देर में उठे, तो ये लोग 12 साढ़े 12 के आसपास कहीं पे से निकले थे वहाँ पे से। अब पहाड़ों का रास्ता तुम्हें पता ही होगा कैसे ना, हिमाचल का रास्ता स्पेशली पता है, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो जब कोहरा भी होता है, इतनी कम सनलाइट आती है, तो रास्ते में कुछ प्रॉपरली दिखता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ वहाँ पे उनके साथ भी होता। अब कोहरे में दोनों बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चले थे। इनका प्लान था एक्चुअली कि सेकेंड डे में ही, जो दूसरा दिन था, वहीं उसी दिन ये अपने दोस्त के घर में पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था और ऑब्वियसली बात है विजिबिलिटी बहुत कम थी बाइक की। तो चलते चलते मेरे ख्याल से 1-2 घंटे ही हुए थे पापा और चाचा को, तो ये लोग बीड़ी पीने के लिए रुके रास्ते में। ठीक है, तो फिर तब मेरे चाचा की नज़र पड़ी उनकी बाइक पे जो उन्होंने अपने फ्रेंड से ली थी, कि उस बाइक की जो चेन थी ना उसमें कुछ फंसा हुआ था। तो उन्होंने उसको ठीक करा, और मतलब ऐसी लकड़ी सी फंसी हुई थी मेरे ख्याल से चेन में या कुछ तो था, तो उन्होंने उसको ठीक करा। लेकिन ठीक करने के बाद उनके हाथ में ग्रीस लग गई। तो मेरे पापा ने क्या करा कि बाइक को वो पकड़े हुए थे ऐसे करके, मतलब टिल्ट करे हुए थे, तो मेरे चाचा ने इधर उधर नहीं देखा, उनके बगल में एक ऐसा पेड़ था बस, और उस पेड़ में ऐसे नॉट बंधी हुई थी रेड कलर के चुन्नी की। लेकिन उसका कलर तुमने देखा होगा ना, चुन्नी अगर बहुत टाइम तक बाहर पे रहती है तो कलर
फेड हो जाता है। करेक्ट, काला वैसे- पड़ जाता है, ब्राउन सा हो जाता है। हाँ, हाँ, तो वैसी वैसी चुन्नी थी, लेकिन उसका गोल्डन गोल्डन वाला पार्ट दिख रहा, यू कैट लाइक मेक आउट कि हाँ ये एक भगवान की या फिर किसी श्रद्धा की चुन्नी है। लेकिन उनको ऐसे चीज़ पता नहीं चली, अब ऐसे फटाक से देखा उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पे से चेन में अपनी चेन ठीक करी, उनके हाथ में ग्रीस लग गया था, तो ग्रीस को हटाने के लिए उन्होंने उस चुन्नी को निकाला, वहाँ पे से नॉट बंधी हुई थी उसमें, उस चुन्नी को निकाला, उसमें हाथ साफ करे, और उसे फेंकने के बजाय, मतलब गर्दा करने के बजाय ऐसे सड़क पे, उन्होंने कहा कि मैं इसे बाद में फेंक दूंगा। उन्होंने उसको अपने राइट वाले पॉकेट में, जैकेट के राइट वाले पॉकेट में रख दिया, और ये दोनों फिर आगे निकल गए। ठीक है, अब ये लोग चल रहे थे, लेकिन एक घंटे में ही, जब ये लोग वापस मतलब बाइक की चेन ठीक करने के बाद वापस चले थे, 1 घंटे में ही रात हो गई थी। तो उन्होंने बोला आज भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे बीर अब। तो उन्होंने फिर से बीच रास्ते में एक होटल टाइप का देखा, वहाँ पे लोगों ने अपनी बाइक खड़ी करी और ये लोग मार्केट साइड में आ गए थे। अभी ये लोग दोनों के दोनों हिमाचल में ही हैं। ठीक है, तो जब ये मार्केट में आए थे, खाना खा रहे थे, और जब ये लोग अपने लिए शराब ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला कि तू खाने का देख के आ जा, मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ कर लेता हूँ। तो मेरे चाचा जी को कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उन्हें कुत्ते दिखे थे वहाँ पे रास्ते में मार्केट में, तो उनके लिए उन्होंने ये बिस्किट खरीदे थे और उनको दिया था। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस करा कि जो कुत्ता वहाँ पे बैठा हुआ था वो उनके पास ही नहीं आ रहा था। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो ऐसे गली में या फिर रास्ते में कुत्ते होते हैं, उनको खाने देख के बड़ा तुम्हारे पे चिपक के जाते हैं, ऊपर ही चढ़ जाता है तुम्हारे। लेकिन ये कुत्ता उनके पास ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ऐसे जेब में हाथ डाले हुए थे। पहले वो लेफ्ट हाथ से दे रहे थे, पर फिर उन्होंने दोनों हाथ बाहर निकाले और फिर राइट वाले हाथ से उस कुत्ते को देने का, मतलब बिस्किट देने का ट्राई करा। तो फिर वो कुत्ता उनके ऊपर ना भौंकने लग गया, बहुत ज़्यादा जोर जोर से गुर्राने लग गया। हाँ, तो उनके ऊपर मतलब अचानक से ही एंग्री हो गया, इवन दो मतलब वो उनको बिस्किट दे रहे थे। तो फिर मेरे चाचा जी को ये चीज़ अजीब सी तो लगी थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं करा। उन्होंने सोचा कि शायद से कुछ होगा यहाँ पे, मैं बस यहाँ पे खोल के ये मतलब बिस्किट का पैकेट खोल के यहाँ पे रख देता हूँ, खाना होगा तो खा लेंगे। तो जब वो ये चीज़ कर रहे थे, तो एक कुत्ता तो उन्हें उनके ऊपर गुर्रा ही रहा था, लेकिन जो बाकी के उनके पीछे भी थे, जो बाकी के कुत्ते भी थे, वो सब के सब एक साथ यूनिसन में उठ के पीछे चले गए, उनसे बहुत ज़्यादा दूर, और उन वहाँ पर बैठकर बस मेरे चाचा जी को देखने लगे थे। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी थी कि आखिर इतना अजीब सा बिहेवियर यूनिसेंस में कैसे हो रहा है ये चीज़, है ना, कुत्ते ऐसे कैसे कर रहे हैं साथ में। तो उन्होंने ये चीज़ मेरे पापा को बताई थी कि वो समझ गए थे कि कुछ तो था जो जिससे डर रहे थे वो, और उनको उस टाइम पे वो चीज़ फील नहीं हुई थी कि एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन उनको फिर भी ये चीज़ अजीब सी लगी थी। तो खाना खाते टाइम पे उन्होंने मेरे पापा को बता दिया कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे पापा ने बोला कि ज़्यादा चिंता मत कर इस बारे में, ज़्यादा है ना, मत सोचो। हाँ, खाना खुना का अभी हम सो जाते हैं। उसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद अपने उस होटल में गए। अब होटल में जब ये लोग गए थे रात में, तो इन्होंने ऑब्वियसली बात है शराब पी रखी थी, तो इतना ज़्यादा भी उनको इतना डिटेल में याद नहीं है कि उस रात में क्या हुआ था। लेकिन मेरे चाचा जी का ये कहना है कि जब वो सो रहे थे, तो उनके जो मैंने तुम्हें बताया था ना वो चुन्नी थी, वो श्रद्धा वाली चुन्नी थी, वो उनके जेब में तब भी थी। तो पीते पीते उनका हाथ ऐसे जेब में गया और उनको वो चुन्नी फील हुई। तो उन्होंने को तब याद आया कि ओ मेरे पास अभी भी है ये, मैं इसको कहीं पे ढंग से डाल देता हूँ। तो उसी होटल के बाहर पे ऐसे छोटे से मूर्ति, तुम लोगों ने देखे होंगे गाँव में कहीं पे भी ऐसे पत्थर पे जैसे पिठाई लगा दी, तो वैसी टाइप की एक मूर्ति थी। और वहाँ पे उन्होंने उसको रखने की, ऐसे फोल्ड करके रख दिया और फिर ऐसे नमस्ते करके वो वापस आ गए। लेकिन रात में जब ये लोग सोने लग गए थे, तब मेरे चाचा को ऐसा फील हुआ कुछ हैवी सा कि कुछ हाथ, ऐसा लगता है प्रेशर मारते जब हम हाथ से प्रेशर मार रहे हैं, तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि मेरे यहाँ पे किसी ने ऐसे हाथ लगाया है या फिर मेरे को कोई हाथ से ऐसे दबा रहा है यहाँ पे। तो वो पैनिक में उठे। उन्होंने मेरे पापा को बोला कि भाई मेरे को अभी यहाँ पे कुछ ऐसा फील हुआ। तो मेरे पापा ने कहा नहीं तूने तो, पर ना, मेरे पापा ने बोला कि तूने अभी तो इस चुन्नी को बाहर पे रख दिया था। और तब उन्होंने नोटिस करा कि वो जो चुन्नी थी वो एक्चुअली में मेरे चाचा के हाथ, मेरे चाचा ने ऐसे सोए हुए में ऐसे पकड़ के अपनी छाती में रखी हुई थी। वही चुन्नी जो उन्होंने बाहर पे वापस रख दी थी, वही सेम चुन्नी अब सोते वक्त उनकी छाती में आ गई थी। तो इस पॉइंट पे मेरे चाचा जी थोड़े से घबराने लग गए थे। मेरे बाबा को लगा कि इसने शराब पिए में नहीं फेंका होगा शायद से बाहर पे, लेकिन मेरे चाचा जी को पता था कि मैंने तो एक्चुअली में बाहर पे रख दी है। तो उन्हें लगा कि शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मे भी हो सकता है कि हाँ मैं भी शराब पिए में हूँ। तो उन्होंने उसको दोबारा से राइट वाले पॉकेट में डाल दिया और वो वापस सोने के लिए चले गए। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। फिर सेकंड डे जब ये लोग उठे, इनको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो गया था और मेरे पापा स्पेशली बहुत ज़्यादा पी गए थे वो, तो उनको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो गया था। तो अगेन इनको सुबह जल्दी निकलना था क्योंकि बीर पहुंचना था, लेकिन ये लोग गए नहीं फिर सुबह दोबारा। तो ये लोग 2 बजे के आसपास निकले।
अब 2 बजे से लेके 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है वहाँ पे। तो मेरे पापा को ये था कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एरिया कवर करना है हमें वहाँ पे। तो मेरे पापा ने मेरे चाचा को बोला कि तुम चलो और इस बार ही सब कुछ चेक कर लो, बाइक में कहीं कुछ ख़राब ना हो, तेल वेल सब हो। तो मेरे चाचा ने कहा ठीक है, सब चेक कर लेता हूँ मैं। और फिर उन्होंने अपनी जेब में ऐसे हाथ डाला और उस चुन्नी को ऐसे पकड़ के वो ऐसे पहाड़ के एंड पे गए जहाँ पे नीचे ना नदी थी, वहाँ पे गए वो। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने चुन्नी को ऐसे नीचे फेंक दिया बस, कि अपना आप ही उड़ के नीचे चलेगी और अब मुझे क्लैरिटी हो जाएगी, मैं श्योर हो जाऊंगा कि मैंने इसको फेंका है दिन दहाड़े में, ठीक है, मेरे पापा के सामने, और इस टाइम पे हमें कुछ नशा भी नहीं हो रखा है। तो उन्होंने उसे फेंका, उन्होंने उसे नीचे गिरते हुए देखा और वो वापस आ गए और बाइक में अपनी जर्नी शुरू कर दी इन लोगों ने वापस। और तब सबसे ज़्यादा स्कैरी चीज़ या फिर सबसे ज़्यादा स्कैरी एंटिटी मेरे पापा और मेरे चाचा ने देखी। अब ये बात सच है कि बाइक ऐसा फॉगी सा माहौल था वहाँ पे, ये बात सच है। और बाइक की जब हेडलाइट भी ऐसे फॉगी उसमें जाती है तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी तो 15-15 फीट तक भी नहीं दिखता है। लेकिन उनको उस हेडलाइट की वजह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। लेकिन ये जिस पास से जा रहे थे उसमें ऐसे 2 पहाड़ थे, लेफ्ट साइड में उनकी नदी थी, नदी के बगल में एक ऐसा बड़ा सा पहाड़ था और वैसे ही एक बड़ा सा पहाड़ जिस पे ये लोग चल रहे थे, राइट। तो मेरे चाचा चल रहे थे धीरे धीरे करके, मेरे पापा भी चल रहे थे धीरे धीरे करके, लेकिन तभी मेरे चाचा ने नोटिस करा कि उनके लेफ्ट साइड में, जहाँ पे सिर्फ पहाड़ है और कोई रोड नहीं है, उनके लेफ्ट साइड में एक वुल्फ जैसा कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली जिस स्पीड से मेरे चाचा जा रहे थे, जिस स्पीड से मेरे पापा जा रहे थे, वो वुल्फ भी एग्जैक्टली उसी स्पीड से चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। हाँ। और जैसे अगर मेरे चाचा स्पीड बढ़ाते तो वो वुल्फ भी उसी स्पीड से आगे भागता। अगेन वहाँ पे कोई पाथ नहीं था, इतना तेज़ अगर कोई भागना भी होता है इतने बड़े बड़े पेड़ों में, सबसे पहली बात तो वुल्फ पेड़ के ऊपर कैसे भागता है, राइट। लेकिन अगर भागना भी होता है या फिर कुछ ऐसा विजुअली कुछ दिख रहा था या फिर किसी चीज़ की शैडो दिख रही थी, तो इतना तेज़ और ऐसे स्पीड कैसे मैच कर रहा था वो। तो ये चीज़ तो पहले उनको समझ नहीं आई। फिर मेरे चाचा ने मेरे पापा को बोला गाड़ी रोक, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इस चीज़ से, मतलब उन्हें डर लग रहा था इस चीज़ से कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो वो जो वुल्फ टाइप का जो शैडो था वहाँ पे वो भी रुक गई। तो अब मेरे पापा और मेरे चाचा इस चीज़ पे डिस्कस करने लगे। मेरे पापा मेरे चाचा को लॉजिकली समझा रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बस शैडो गिरे, तू देखना इतना सारा कोहरा है, थोड़ी थोड़ी सनलाइट आ रही होगी तो उससे ऐसे शैडो बन रही होगी यहाँ पे। लेकिन मेरे चाचा मेरे पापा को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं, ये हमारे साथ ही चल रही है बहुत देर से, तूने नहीं देखा इस चीज़ को। मेरे पापा इस बात पे नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अभी हो गया जो हो गया, मैं आगे चलते हुए देखता हूँ होता है कि नहीं होता है, फिर हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ये सच है कि नहीं है या फिर हमें क्या करना है। बट वो लोग श्योर थे कि बाइक की शैडो नहीं थी वो? बाइक की शैडो कैसे आएगी भाई, इधर साइड पे पहाड़ है ना। अच्छा, हाँ, अगर सूरज है भी तो सूरज ऊपर से होगा, राइट साइड से पहाड़ के थ्रू तो नहीं आ सकता सूरज, है ना। अगर शैडो पड़ती भी है तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि कैसे पहाड़ की शैडो पड़ेगी उधर। करेक्ट। तो ये चीज़ पे इसी चीज़ की वजह से मेरे चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरे पापा भी साइंस बैकग्राउंड से थे, मेरे चाचा भी साइंस बैकग्राउंड, तो वो होता है ना लॉजिक, जब कहीं पे आंसर नहीं कर पाता किसी चीज़ को तो आदमी के दिमाग में कुछ सवाल, मतलब इतने सारे सवाल दौड़ते रहते हैं और घबराहट होती है उस चीज़ से, तो वो हो रही थी उन दोनों को। तो मेरे पापा ने ट्राई करा लॉजिकली समझाने का, नहीं हुआ उनसे। तो फिर चाचा ने बोला ठीक है, मतलब मेरे पापा ने बोला अभी हम आगे चल के देखते हैं, अगर सेम ऐसी चीज़ होगी तब हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, अभी तू मुझे फालतू में मत डरा। तो वो दोनों आगे बढ़े और एक टनल टाइप का आया, तो टनल तक तो सब कुछ ठीक था, टनल तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही टनल से वो दोनों बाहर निकले अपनी अपनी बाइकों में, तो उस वुल्फ जैसी एंटिटी के साथ एक आदमी भी था, बहुत ही बड़ा फिगर, और वो भी उसी स्पीड से जा रहा था जिस स्पीड से वो वुल्फ जा रहा था, जिस स्पीड से मेरे पापा और मेरे चाचा जा रहे थे। तो ये चीज़ देखकर मेरे पापा भी डर गए कि यहाँ पे पहले तो एक वुल्फ ही बोल रहा था ये, लेकिन अब तो मैंने भी देख लिया ये एग्जैक्टली ऐसा स्पीड कैसे मैच कर रहा है और ये लोग चल कैसे रहे हैं, वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे पापा अपने आप को दिमाग में यही बोल रहे थे कि नहीं, शैडो है, कुछ तो शैडो जैसा होगा, रिफ्लेक्शन होगा, पानी का रिफ्लेक्शन होगा, कुछ तो होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे पापा ने चिल्ला के उधर साइड, मतलब ऐसे चिल्ला के बोला उधर साइड कि कौन है, बाइक में चलते चलते चिल्ला के बोला कौन है। और जैसे उन्होंने ये चीज़ बोला एकदम से टनल आ गया दोबारा से। वो जैसे उस टनल से बाहर निकले उन्होंने देखा कि वहाँ पे अब कुछ भी नहीं था, और फिर मेरे पापा भी बहुत घबरा गए थे, तो इन दोनों ने गाड़ी रोकी। तो मेरे पापा ने मेरे चाचा से पूछा तूने कुछ करा, तूने किसी का मन दुखाया हिमाचल में आते हुए, या फिर तूने किसी से गंदे से बात करी, कुछ बुरी तरीके से बात करी, या फिर कुछ ऐसा करा जिससे मतलब किसी का मन दुख जाता। क्योंकि हमारे वहाँ तो यही होता है कि अगर मन दुख जाए तो फिर ऐसा बोलते हैं कि कुछ लग जाता है, राइट। अगर किसी को बोलो या फिर ऐसे कोई चीज़ छुओ तो उसकी याद में ऐसे कुछ लग जाती है शरीर पे। ऐसा तो कुछ नहीं करा, लग गया कुछ, कर्स लग गया वैसे। हाँ, ऐसा तो नहीं करा तूने कुछ, मेरे चाचा को उन्होंने पूछा। तो मेरे चाचा ने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं करा, पर जब हम बाइक की चेन साफ कर रहे थे तो उस टाइम पे जो उस पत्थर पे उस पेड़ पे जो चुन्नी बंदी हाँ चुन्नी बंदी थी
उसको मैंने निकाला था, जो मैंने तुम्हें कल दिखाई भी थी, जो मेरे रात में हाथ में थी। तो मेरे पापा ने बोला अब तो तूने वो फेंक दिया है ना? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने फेंक दी थी सुबह, राइट। पर फिर उसी टाइम पे मेरे चाचा ने ना दिखाने के लिए पापा को अपने दोबारा से राइट वाले पॉकेट में हाथ डाला और वो चुन्नी वापस वहीं पे आ गई थी जिसको उन्होंने फेंकते हुए देखा था। तो अब ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए कि भाई हमने हाथ में या तो बहुत ही कुछ गलत चीज़ लगी है या तो किसी ने ऐसे कुछ दुआ मांग के वहाँ पे बांध दी होगी और हमने पूरा नहीं हुआ होगा और हमने इसको निकाल दिया। कुछ तो हुआ है, लेकिन इस चुन्नी से ही इन सारी चीज़ों का लेना देना है। तो मेरे पापा ने बोला कि देख इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपरली माफ़ी मांग के हम इसको कहीं पे दे दे, किसी मंदिर में रख दे, तब शायद से हमारा इससे पीछे छूट जाएगा। तो मेरे चाचा ने बोला ये सबसे पहले काम हम यही करते हैं, बीर पहुँचने से पहले सबसे पहला काम हम यही करते हैं। तो ये लोग चलते रहे, इन्हें एक मंदिर दिखा, तो वहाँ पे ये लोग उतरे और वहाँ पे एक पंडित जी थे। तो उन पंडित जी को इन्होंने बोला, पूरी कहानी समझाई कि ये हुआ हमारे साथ। तो पंडित जी ने बोला कि दिखाओ, मतलब मुझे चुन्नी दिखाओ। उन्होंने ऐसे हाथ से नहीं करा, उन्होंने बस बोला कि मुझे चुन्नी दिखाओ। तो मेरे चाचा ने चुन्नी निकाली हाथ से, तो उन्होंने उनको वहीं पे रोक दिया कि ये मुझे मत दो तुम एक काम करो, इसको एक पत्थर पे बांधो, मतलब कि चुन्नी को एक पत्थर पे बांधो और जो मंदिर की जो सीमा है, जहाँ पे मतलब मंदिर की जो बॉर्डर है, वहाँ पे बॉर्डर के एकदम बाहर पे रख दो और तुम इसे यहीं पे छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे साथ और कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ और कुछ बुरा नहीं होगा, इस चीज़ को यहीं पे कर दो, मतलब यहीं पे तक रख के छोड़ के चले जाओ और माफ़ी मांग लो। शायद से तुमने किसी आत्मा को या फिर किसी एंटिटी को दुख पहुंचाया होगा, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो मेरे चाचा ने वो चीज़ करी, मेरे पापा ने भी ऐसे माफ़ी मांगी और हाथ जोड़े और ये दोनों अब चले गए। तो 1-2 घंटे तक वहाँ से वापस सफ़र करने के बाद इन लोगों के साथ कुछ हुआ नहीं। मतलब ये लोग आराम से जा रहे थे, बीच बीच में रुक रहे थे बीड़ी पीने के लिए भी, तब भी कुछ नहीं हो रहा था, बातें कर रहे थे अच्छे से, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली जैसे ही ये लोग बीर में पहुँचे, वहाँ पे मेरे पापा ने बाइक रुकी हुई थी और उन्होंने ऐसे रात से माहौल हो गया था, तो दोबारा से बाइक बंद करी और चाचा की पीछे से हेडलाइट खुली हुई थी। सो यू कैन इमेजिन राइट, आगे मेरे पापा की बाइक है, पीछे चाचा की हेडलाइट खुली हुई है, मेरे पापा ने हेडलाइट बंद करी हुई है। तो जब ये लोग बीर के बॉर्डर पहुंचे तो मेरे पापा बीड़ी पी रहे थे और मेरे चाचा बस ऐसे ही खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे। पर मेरे चाचा ने तभी नोटिस करा कि जो सामने वाला पहाड़ है, ऐसे जिगजैग रास्ते होते हैं राइट, तो एक पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ था। तो जो ये पीछे वाला पहाड़ था इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर था। उस पहाड़ पे वो एग्जैक्ट वुल्फ वाली एंटिटी और वो बड़ा सा आदमी था वहाँ पे, जो उस वुल्फ को ऐसे कैरेस कर रहा था। ऐसा लगा उन्हें कि उस वुल्फ के ऊपर भी क्लियरली दिखा, शैडो भी नहीं दिखी। अब इस बारी तो ये था कि यहाँ पे पहले तो इतना दूर था तो हो सकता है सूरज का होगा, लेकिन अब तो शाम हो रही थी, अब किस चीज़ की होगी। तो मेरे पापा ने बोला उसको, मेरे पापा ने चाचा को बोला नहीं लाइट से हो रहा है, अपनी लाइट बंद कर। उन्होंने लाइट बंद करी और तब उन्हें वो और भी ज़्यादा क्लियरली देखने लग गया था। स्पेशली जो वो आदमी था जो उस वुल्फ के ऐसे पीछे से घूम रहा था, वो उन्हें और भी ज़्यादा क्लियरली दिखना चाहिए था। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो वुल्फ था या डॉग था या जो भी थी, बस उनको जो ये फिगर दिख रहा था मैं उसको एक शेप दे रहा हूँ सो दैट इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो मेरे चाचा ने लाइट बंद कर दी, फिर भी वो चीज़ उन्हें क्लियरली दिख रही थी वहाँ पे। तो अब दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इवन दो काफ़ी बड़े थे उन्होंने, पर उन्हें बहुत डर लगने लग गया था। और मेरे पापा, जेन्युइन सी बात तो यही है कि उनको डर लग गया था और वो ना चुपचाप ऐसे भगवान का नाम लेने लगे थे। वैसे तो वो बहुत माचो बनते हैं कि डर नहीं लगता उन्हें किसी चीज़ से, लेकिन वो चुपचाप होके फिर भगवान का नाम लेने लगे थे। और इस चीज़ को देख के कि मेरे चाचा मेरे पापा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, तो ये चीज़ देख के वो भी डर गए और वो भी भगवान का नाम लेने लग गए। तो जैसे ये दोनों ऐसे कर रहे थे और इन्होंने ऊपर देखा, वो जो एंटिटी थी या फिर वो जो शैडो थी वो ऐसे जंप होके आ गई अचानक से इस वाले पहाड़ पे। मतलब ऐसा सोचो तुम जैसे गोकू ट्रांसमिशन करता है ना, एकदम से आ जाता है एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे, तो वो वैसा हुआ। और फिर एकदम से इस चीज़ को देख के दोनों पीछे गिरे। और मेरे पापा ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन मेरे चाचा पीछे गिर गए थे। तो मेरे पापा बोल रहे फटाफट बाइक चालू कर, फटाफट बाइक चालू, हमें यहाँ से भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे पापा चालू करके बाइक चालू करके भाग गए अपना को। मेरे चाचा पीछे ही छूट गए थे। मतलब वहाँ पे पापा को पता ही नहीं चला कि चाचा छूट गए पीछे? नहीं, मेरे पापा ने ये चीज़ नहीं देखी कि मेरे चाचा पीछे एक्चुअली में गिरे हुए हैं। हाँ, गिरे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि फटाफट भाग यहाँ से, कि ये तो कुछ भी हो सकता है, हमको छूने जब इतने जल्दी पहाड़ पे आ सकता है तो हमको भी मार देगा। हाँ। तो मेरे पापा ने चाबी ऑन करी, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन मेरे चाचा वहीं पे गिरे हुए थे और उनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने फिर भी जैसे तैसे करके वो बाइक की चाबी खोली, उन्होंने बाइक स्टार्ट करी और उनको अपने पीछे से, मतलब स्टार्ट करते ही अपने पीछे से एक, अब स्पेसिफिक यही वर्ड है उनके, कि उन्हें एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी। मतलब बहुत ही ज़्यादा होली साउंड सुनाई दिया उन्हें अपने पीछे से। अब वो साउंड एग्जैक्टली कैसा था वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे उन्होंने चाबी शुरू करी ना, वैसे ही उन्हें वो आवाज़ आई।
तो उन्होंने पीछे ऐसे मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था पीछे, और वापस देखने पे वो एंटिटी भी वहाँ से गायब हो गई थी। तो वो भगा रहे थे अपनी बाइक, अब ऐसे भागते भागते जा रहे थे। और फिर जब वो सेकंड वाले माउंटेन के पास पहुंचे थे, जहाँ पे अब उन्हें मेरे पापा भी दिख रहे थे, उनकी हेडलाइट दिख रही थी, वहाँ पे उन्हें एक और बार फिर वो वुल्फ और वो इंसान की एंटिटी दिखी। और इस बार तो उन्हें जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि ये आदमी भाई मेरे बहुत ज़्यादा पास है। तो उन्होंने दोबारा से मन में प्रार्थना बोली, और दोबारा से उन्हें वो जो होली साउंड था वो उन्हें दोबारा सुनाई दिया, और वो बस ऐसे प्रार्थना करके सीधे चले गए। और जैसे तैसे करके ये लोग हमारे जो मेरे पापा के फ्रेंड थे वहाँ तक पहुँच गए थे। तो वहाँ पे पहुँचते ही मेरे पापा उनके दोस्त के साथ मेरे चाचा का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों, मेरे पापा ने बता दिया होगा कि ये हो रहा है, मैंने ये देखा। तो उनके फ्रेंड ने मेरे चाचा को बोला तो गाड़ी फटाक से बंद कर। जब मेरे चाचा वहाँ पहुँचे, गाड़ी फटाक से बंद कर, जल्दी घर के अंदर आ, ठीक है। तो वो लोग घर के अंदर आए, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो मेरे चाचा के साथ उनके पापा, मतलब उनके फादर और उनकी मम्मी रहती थी। तो गांव में ऐसा होता ना कि मतलब औरतें इतना ज़्यादा बाहर नहीं आती। तो उनके फादर और मेरे पापा के फ्रेंड बैठे होते वहाँ पे। तो अब 4 लोग बैठे हैं वहाँ पे बाहर पे कमरे में, है ना। और तुमने गांव में देखा है ऐसा रसोई वाला जो एरिया होता है जहाँ पे आग जलती रहती है, खाना बनता है, वहाँ पे बैठे थे ये लोग। हाँ। तो मेरे पापा सब कुछ ऐसे फेयर में सुना रहे हैं मेरे पापा के फ्रेंड को कि हमारे साथ यही हुआ, और सच में इस बारी तो मैंने भी देखा ये एंटिटी ऐसी जंप करा उसने, और मैं तो इसको पीछे ही छोड़ के आ गया था, पता नहीं कैसे बचे हम लोग। तो मेरे चाचा ने वहाँ पे बोला कि शायद से मैंने सच में किसी का मन दुखा दिया होगा, या फिर शायद से मैंने सच में कुछ उस चुन्नी के साथ कुछ कर दिया होगा, कि मैंने कुछ गलत करा है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अब जेब में हाथ डालने वाले हैं? नहीं। तो शायद से मतलब उन्होंने कहा कि मैंने शायद से सच में कुछ किसी का मन दुखा दिया है मैंने, और जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, पर अनजाने में हो गया था मेरे साथ। तो जब वो ये स्टोरी बता ही रहे थे, तो मेरे पापा के फ्रेंड के जो फादर थे, बहुत बुजुर्ग इंसान थे, वो वहाँ पे है। उन्होंने बोला फिर अगर ये सब हो रहा था तो तुम बचे कैसे, मतलब तुम वहाँ से ऐसे भाग के आए कैसे, अगर वो एंटिटी इतने ज़्यादा तुम्हारे पास में पहुँच गई थी तो तुम आए कैसे। तो मेरे चाचा ने बोला वही कि मैंने होली आवाज़ सुनी अपने पीछे से, और फिर मैं जब आगे मुड़ा तो वहाँ पे नहीं था। फिर सेकंड टाइम भी जब मैंने देखा उसको, तो मैंने पीछे से होली आवाज़ सुनी। तो उन्होंने बोला था मेरे चाचा जी को कि तुमने सबसे अच्छा जो काम करा उस टाइम पे वो ये था कि तुम मंदिर में चले गए थे। तो उसका जो स्रोत, मतलब जो फोकस, जो मेन पॉइंट था, जो मेन चीज़ थी उस कर्स का या उस एंटिटी का, उसको तुम लोगों ने मंदिर के पास में छोड़ दिया। तो सबसे अच्छी चीज़ तुमने यही करी कि जो तुम यहाँ पे तक आ रखे थे इस कर्स को लेकर अपने साथ, वो तुमने पीछे ही छोड़ दी मंदिर के पास से, और वो तुम्हारे पास भी नहीं आई इस बारी। लेकिन सेकंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम लोगों के साथ ये हुई कि जैसे उत्तराखंड तक जो तुम्हारे देवता प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना, तुम्हारे भगवान तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से उस चीज़ को वहाँ छोड़ने के बाद अब हिमाचल के जो देवता हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे। तो जो तुमने आवाज़ सुनी थी वो प्रॉब्लली यहाँ के देवता ही होंगे, उन्होंने ही तुम्हें बचाया है यहाँ पे। तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा ऐसे काम डाउन करा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उन्हें भी अच्छा लगा कि अच्छा एटलीस्ट हमारे साथ भगवान जी हैं अब, है ना, हम लोग बच तो गएंगे। तो उन्होंने, मेरे चाचा जी ने खाना वाना खाने के बाद उनसे पूछा कि ये एक्चुअली में है क्या ऐसा। तो उन्होंने बताया कि पहले जो बॉर्डर के टाइम पे जहाँ पे हिमाचल बॉर्डर होती थी और उत्तराखंड हिमाचल जहाँ पे बॉर्डर होती थी, वहाँ पे पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे ना रोड क्रैश हो जाते थे। लोग मतलब बाइक से आ रहे, गाड़ी से आ रहे हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा तो वहाँ पे लगा नहीं रहता था चीज़ें, तो नीचे गिर के मर जाते थे। तो लोग उनके लिए या फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे ऐसे टूम्बस्टोन तो नहीं बना सकते थे, तो वो पेड़ों पे ऐसे चुन्नी बांध दिया करते थे अपनी जो इच्छाएं हैं वो बोल के कि काश हमने ये करा होता। तो वो इच्छाएं उन चुन्नी में मतलब बंद हो जाती थी, क्योंकि आदमी ऐसे अचानक से मरा होता था। तो उनको जब भी छूता है इंसान, या उनको जब भी कुछ ऐसा करता है, तो उनके साथ वो एंटिटी आना शुरू हो जाता है, या फिर उन पे वो एंटिटी लग जाती है। प्रॉब्ली ये हुआ था उनके साथ। लेकिन थैंकफुली उनकी वीर की फिर आगे की जो वो थी जर्नी वो ठीक रही, उससे ज़्यादा उनके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर चुपचाप वापस आ गए थे वो दोनों घूम घाम के। तो ब्रो ये जो एंटिटी है जिसमें एक आदमी है और आदमी शायद एक भेड़िए या किसी जंगली कुत्ते के साथ आता है, ये एक्चुअली में हिमाचल की एंटिटी कहते हैं, ऐसे कुल्लू साइड। बंशीरा नाम है उस एंटिटी का। ओके। तो वो कहते हैं बहुत ही जायंट फिगर होता है, और कभी जैकाल की फिगर में आता है, कभी कुत्ते लेकर आता है अपने साथ, और वो वाली चीज है उसके साथ कि मानो तो देवता ना मानो तो राक्षस। ओके।
तो वो प्रोटेक्टर स्पिरिट भी है। कहते हैं कि जो भी पेड़ों के साथ या नेचर के साथ कुछ भी गलत करता है या ब्रांचेस, जैसे कहते हैं कि ट्विग्स होती हैं जो पेड़ों की, उनको तोड़ता है या उनमें से कुछ लेता है, तो वो उनको दिखता है या उन पे अटैक करता है। तो मुझे लगता है मेरे चाचा जी के साथ ये कुछ गड़बड़ होगी कि जब वो उस चुन्नी को निकाल रहे थे तो उनसे या तो कुछ टूट गया होगा या ऐसा कुछ उन्होंने छेड़छाड़ कर दी होगी जिसकी वजह से बनशीरा, राइट, बनशीरा उनके पीछे मे भी जैसे अगर थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाया जाए तो शायद वो मे बी भेड़िया या वुल्फ ना हो, वो जंगली कुत्ते ही हों। और इसको रिलेट भी कर सकते हैं, अगर वो कुत्ते अपने साथ लेकर आता है तो जो कुत्तों वाला एपिसोड हुआ चाचा के साथ, ओ हाँ सही कह रहे हो तुम, तो आई थिंक कुड बी रिलेटेड। हाँ ये फिर वही था, मुझे तो लगता है ये वही था। तुम सही कह रहे हो, मैं सोचा ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती, ऐसी बात है, ये वही है मुझे लगता है। तो मेरे चाचा ने बेसिकली, अगर तुम लोग ऐसे बोल रहे हो कि ये प्रोटेक्टर भी है, तो मेरे चाचा औरों के पीछे ये इसीलिए इन अ नेगेटिव वे पड़े थे क्योंकि उन्होंने नेचर को कुछ छेड़छाड़ करी नेचर के साथ। हाँ, और मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे एक भाई और कुछ मत कर दियो, ये कर दिया शायद तूने, और कुछ मत करियो, मैं नजर रख के बैठा हूँ तेरे ऊपर। हाँ तो ये भी हो सकता है, कांस्टेंट फीलिंग के कोई नजर है, कोई किसी की नजर है, कोई है जो हमें देख रहा है। हाँ। पहले शैडोज थी, फिर धीरे धीरे वो और ज्यादा विजिबल होने लगे। हाँ। तो हो सकता है कि इट कुड बी दैट एंटिटी। हाँ। और ऐसी प्रोटेक्टर स्पिरिट्स फॉरेस्ट में एक मुझे पता नहीं इफ यू नो, राखनदार करके बड़ा एक नाम है जो कोंकण रीजन, हाँ, और गोवा महाराष्ट्र की साइड राखनदार करके एक स्पिरिट है जी। अलग अलग टाइप के राखनदार भी होते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर बहुत कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव स्पिरिट होती है ये, जो कोई देख ले तो मतलब डर भी जाए, लेकिन ये प्रोटेक्टर्स होते हैं, ये सुरक्षा करते हैं उस बेल्ट की, वहाँ के गांव की, वहाँ के फील्ड्स की, मैदानों की, खेतों की, जंगलों की, और अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं राखनदार। लेकिन हर कोई इन प्रोटेक्टर्स को एज अ प्रोटेक्टर ही नहीं देखता है। लोकल लोगों के लिए दे सी देम एज प्रोटेक्टर, जैसे राखंदर भी हो गया, राइट, आप बात कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर हैं गोवा के, वो लोग राखंदर को एज अ प्रोटेक्टर नहीं देखते, वो उसे एज अ ईवल एंटिटी ही देखते हैं। लेकिन गोवा में इनका बहुत पूजा होती है राखंदर की, बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग राखंदर को। इससे रिलेटेड कोई कहानी या किस्सा सुना है? मेरे पास एक सब्सक्राइबर की स्टोरी आई थी कि वो एक्चुअली में अहमदाबाद का लड़का था, तो वो गोवा गया था, तो उसे एक्चुअली में इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब वो वहाँ नया गया था गोवा में जो मेन गोवा के हमें बेसिकली दो साइड पता है, राइट, कि एक तो वो ऐसा वाला गोवा है जो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, एक हमारा ऑब्वियस बात है पार्टी वाला। हाँ। तो वो पीसफुल वाली साइड में था, जॉब कर रहा था फॉरेस्टर की, साउथ गोवा हो गया। हाँ जी, तो वो उधर गया हुआ था और उसे नई चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो उसने वहाँ पे नई एनफील्ड ली थी चलाने के लिए। तो वो बस अपनी जगह से, जहाँ पे उसका रूम था, वहाँ पे से अपने ऑफिस बाइक से जाया करता था। और वो उसने ये रूम भी इतना दूर इसीलिए लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप था और एमिनिटीज़ वहाँ पे बहुत सारी थी, तो उसको इतना कम्यूट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, सुंदर है गोवा, अच्छा लगता है। ऊपर से बाइक में जाओ, हर जगह पेड़ ही पेड़, वही घास ही घास, तो बहुत मज़ा आता था उसे। तो एक दिन जब वो काम करके वापस आ रहा था तो काफ़ी रात हो गई थी, तो वो एक जगह पे रुका हुआ था एंड वो ऐसे बस फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। उस बात करते करते रात में उसकी नज़र पड़ी साइड में, ऐसे जो तुम लोगों ने देखे होंगे बहुत छोटी छोटी मूर्तियों के मंदिर बनाए जाते हैं, लाइक प्रॉपरली मंदिर बनाए जाते हैं, मैं सिर्फ मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसे वो चीज़ दिखी और उसमें ऐसे नेम प्लेट था, तो वो सिल्वर की थी, लेकिन मंदिर राइट साइड से टूटा हुआ था। मतलब मंदिर के अंदर भगवान जी रखे हुए थे, लेकिन वो मंदिर राइट साइड से टूटा हुआ था। तो उसको ये चीज़ बड़ी आयरॉनिक लगी कि इतनी महंगी इस पर सिल्वर की प्लेट लगा रही है, लेकिन एक्चुअली में मंदिर तो टूटा हुआ है। तो उसने इस चीज़ की एक फ़ोटो ले ली, और नया लड़का था अहमदाबाद का, तो उसने इस चीज़ को अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि देखो कैसी हालत होती है। और उसने ज़्यादा कुछ इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, वो घर वापस चले गया और घर में भी उसने अपने घर वालों को बताया कि यहाँ पे देखो गोवा में कैसा है कि इतना महंगा चीज़ लगाया था, लेकिन मंदिर के तो ध्यान ही नहीं रखते ये लोग। तो ये चीज़ बोलने के बाद वो वापस चले गया, उसका पूरा दिन निकल गया। और अगले दिन जब वो ऑफिस आया तो उसके जो लोकल वहाँ पे जो उसके साथ एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ये फ़ोटो अभी भी प्रॉबेबली निकाल देनी चाहिए अपने फेसबुक पोस्ट से। तो उसने बोला क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत बोला? उसने कहा तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर तुम गोवा के स्पेशली लोगों को या फिर गोवा के
किसी सेंटिमेंट को अगर हर्ट करते हो तो तुम्हारे पीछे राख अंदर आ जाता है, तुम्हारे पीछे राख अंदर लग जाता है, क्योंकि तुम गोवा को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो। तो उसने कहा राख अंदर क्या होता है, उसे भी नहीं पता था उस चीज़ के बारे में उस टाइम पे। तो उन्होंने उससे, जैसे आपने मुझे बताया, उन्होंने उसको राख अंदर के बहुत सारे टाइप बताए कि ऐसा ऐसा होता है। तो उसको ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा बनावटी लग रही थी कि एक ही एंटिटी कैसे तुम्हारी भगवान भी हो सकती है और फिर ऐसे राक्षस जैसी भी हो सकती है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उसको मतलब हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिख रही थी, कुछ भी ग्रे नहीं दिख रहा था। तो उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो उस दिन जब शाम को वापस जा रहा था तो उसे बाइक में चलते चलते, अब बाइक जब हम चलाते हैं तो हमारे कान में ऐसे हवा से आवाज़ आती है, राइट। उस हवा में भी, उतने हल्ले में भी, स्पेशली एनफील्ड का तुमने फिल्टर सुना है कैसा है, राइट, एग्जॉस्ट सुना है कैसा है, उसमें कहाँ आवाज़ आती है, उससे उस आवाज़ में भी एक छन की आवाज़ आई। जैसे मान लो एक बहुत लंबा सा स्टाफ हो, उसके एंड में घुंघरू बंदे हो, और अगर उसको कोई ज़मीन में लगाए ऐसे जोर से हिट करे तो स्टाफ और घुंघरू की सेम से आवाज़ आती है ना। तो मतलब कदम रखा जोर का है किसी ने। हाँ, तो उससे वो आवाज़ आई बाइक चलाते चलाते अपने राइट साइड से। तो वो एक सेकंड के लिए पहले रुका, मतलब उसने बाइक की स्पीड धीरे कर दी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे को ये आवाज़ कहाँ से आई। तो उसने अपने राइट साइड में देखा जहाँ पे सोर्स लग रहा था उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। तो अब थोड़ा डरे हुई हालत में वो और आगे गया और उसे दोबारा से वो आवाज़ आई, वही छन की। तो उसने दोबारा से राइट साइड में देखा और इस बारी वो रुक गया। तो वो अपने आगे पीछे दोनों साइड देख रहा था। रोड बिल्कुल खाली उस टाइम पे, कोई भी नहीं था वहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया था। तो उसने प्रॉब्ली सोचा कि मैं प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर दिया है मैंने, या फिर मैंने प्रॉब्ली नींद ढंग से नहीं ली है, तो मुझे तब ये ऐसी रिंगिंग आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो उस दिन चुपचाप चले गया वहाँ पे। इस चीज़ के बारे में उससे अपने एक जो गोवा का जो लोकल फ्रेंड था उससे बात करी, जो कोवर्कर था उससे बात करी, और उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हें कहा था अभी भी वो पोस्ट हटा दो, मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारे पीछे राख अंदर आ जाएगा, तुम मानते नहीं हो ये बात। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैंने जो बोला है वो सत्य है, सच में मंदिर ऐसे टूटा हुआ था। तो उसने कहा नहीं, उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस चीज़ पे है कि तुम हमारे इमोशंस को हर्ट कर रहे हो, गोवा वाले लोगों के इमोशंस को हर्ट करते हो, तो इसीलिए इसे प्लीज़ हटा दो। वो नहीं माना फिर भी। तो अगले दिन वो दोबारा से अपने वर्क प्लेस पे गया, दोबारा से बाइक चला के सुबह, और दोबारा से उसके वहाँ के लोगों ने, मतलब गोवा के लोगों ने उसे बताया कि प्लीज़ ऐसा मत कर, हटा दे इस चीज़ को यहाँ पे से। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उस दिन जब वो शाम को वापस जा रहा था अपने वर्क प्लेस से, तो उसे दोबारा से वही छन छन की आवाज़ सुनाई दी। और जब वो इस बारी राइट में घूमा जहाँ से उसे वो सोर्स सुनाई दिया था, और वहाँ से उसने वापस देखा था, उसके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा, मेरे ख्याल से 11 फुट का एक आदमी खड़ा था। उसका अगर जैसे मैं तुम्हें विजुअली उसे डिस्क्राइब करूँ ना, तो वो ऑलमोस्ट एक बाबा की तरह दिखता था। बहुत लंबी दाढ़ी उसकी, और उसके सर में ऐसे जैसे बांधते हैं ना कपड़े से, और थोड़ा सा ऐसा कपड़ा बाहर निकला रहता है, वैसे टाइप का कुछ पहना हुआ था उसने सर में। उसके कान में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वाली बालियाँ थी एक साइड में कान पे। उसके हाथ में वो स्टाफ था, उसमें ऐसे घुंघरू तो नहीं, पर कुछ चीज़ें ऐसे लगी हुई थी लोहे की, जो कि ऐसे आपस में साउंड क्रिएट करती हैं। बज रही थी। हाँ, बज रही थी। उनके पैर बिल्कुल ही मतलब उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, और उन्होंने नीचे से धोती पहनी हुई थी, और इधर पे कमर पे ऑरेंज गमछा था उनका। तो डिस्क्रिप्शन राख अंदर का किसी ने भी नहीं बताया था इस आदमी को कि वो एक्चुअली में कैसा दिखता है। तो उसे लगा कोई बाबा ही होगा, बस दूर है तो इसलिए मुझे बहुत मतलब ऐसे बड़ा दिख रहा है। तो उसने हॉर्न मारा पहले, उसने कहा कि क्या कर रहा है, मतलब ऐसे हॉर्न मार के हटा रहा था उस आदमी को कि क्या कर रहा है तू, आवाज़ निकाल रहा था, मुझे डरा रहा है। तो उस राख अंदर ने उसे बेसिकली बस ऐसे उंगली करके दिखाया, कि इशारा दे रहा था कि वापस चले जा, ऐसे उधर साइड पे जाके वापस चले जा। तो उसे समझ नहीं है ये बात कि पीछे क्यों कर रहा है ये उंगली। तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में, वो सीधा राख अंदर की साइड बढ़ा कि मैं अगर हटेगा तो हटेगा, नहीं हटेगा तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी है, मैं साइड से निकल जाऊँगा। तो वो जैसे राख अंदर के साइड बढ़ा, एक सेकंड में वो ज़मीन पे बाइक चला रहा था, अपने सामने राख अंदर को देख रहा था, और दूसरे सेकंड में उसकी बाइक एकदम ऐसे हवा में उलट गई थी, मतलब हवा में उछल गई थी, और वो ज़मीन पे कहीं पे गिरा हुआ था, जैसे टकराया हो किसी चीज़ से। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद टकराने के बाद वो उसकी लास्ट मेमोरी थी, मतलब कि वो बाइक से गिरा, वो ऐसे नीचे गिरा, और उसने राख अंदर को देखा, राख अंदर के पैर देखे, वो चीज़ उसकी लास्ट मेमोरी थी। उसके बाद जब वो उठा तो वो एक हॉस्पिटल बेड में था। तो उसने बोला कि उसके सामने जो उसके कोवर्कर्स थे, उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे इतने दिनों से अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था, हमें तू कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, ये चीज़ हो क्या रही थी तेरे साथ, कि कभी तेरे बेड के जो ऐसे चादर होती थी वो ऐसे अनमेड थी और तू गायब हो जाता था बेड से, ये चीज़ क्या कर रहा था तू यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों घूम रहा था। उसने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो
उस टाइम पे बस लास्ट मेरे को यही मेमोरी याद है कि मैं कल गिरा नीचे और आज मैं यहाँ वापस आ गया हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे कोई लेके आया होगा। तो उसके कोवर्कर्स ने उसे बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो एक्चुअली 10 दिन पहले ही यहाँ पे लेके आया तेरे को यहाँ पे हॉस्पिटल में 10 दिन पहले ही लेके आ गए थे हम लोग। लेकिन 10 दिनों से तू कभी हमें यहाँ पे दिखता था, कभी नहीं दिखता था, कभी तू गायब हो जाता था, कभी तू बेड में ही पड़ा रहता था, ये चीज़ कैसे कर रहा था तू? तो तब उन्हें जो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही थी ना, तो तब उन्हें समझाया गोवा वालों ने कि राखंदर ही ये चीज़ करता है, वो तुम्हें फिजिकली हार्म नहीं करता है कभी भी। मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर तुमने कुछ बुरा करा है तो इनडायरेक्ट वे में तुम्हें हार्म करेगा, कभी खुद से तुम्हें फिजिकली हार्म नहीं करेगा। लेकिन मेन चीज़ घोड़े मुख राखंदर क्या करता है कि वो तुम्हें 5 दिन के लिए हो गया, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ऐसे गायब कर देगा लोगों के सामने से, और उस चीज़ की तुम्हें मेमोरी भी नहीं रहती। तुम लोगों के सामने ही घूम रहे होंगे लेकिन लोगों को लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। और फिर जब तुम वापस आते हो तो इस चीज़ की ना तुम्हें मेमोरी रहती है और तुम्हारे जो अपने होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये मेन पनिशमेंट होती है, देख के अनदेखा करना, ये मेन पनिशमेंट होती है घोड़े मुख राखंदर की। तो तब उसने फाइनली माफ़ी मांगी राखंदर से, मतलब गोवन लोगों की सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए माफ़ी मांगी। उसने वो पोस्ट भी हटा दी थी, और फिर जहाँ पे उसने वो मंदिर की वो देखी थी, उसने खुद उसे अपने पैसे से ही रिबिल्ड करा दिया था। ये हुआ। बाप रे। मतलब ऐसे गायब होना, ये तो बहुत ही ऐसे शॉकिंग सा है कि यार कैसे हम जिंदगी के दिन ही खत्म हो गए। मतलब बेसिकली तुम ये सोच लो कि एक हफ्ता तुम्हारे लिए, तुम्हारा एक हफ्ता गायब। अगर राखंदर ने सोचा कि 10 तुमने ज़्यादा कुछ बुरी चीज़ करी है तो 10 दिन तुम्हारे गायब, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है और तुम किसी को दिख भी नहीं रहे हो। लाइक लोग तुम्हें रीच आउट भी नहीं कर सकते। मान लो तुम घर में ही गायब कर दिया राखंदर ने तुम्हें, तुम वहीं बैठे हो, तो अभी भी चेयर में ही बैठा है, तो अभी भी मतलब अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, लेकिन किसी को भी तुम दिख नहीं रहे हो और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो दिन तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। ये होती है उनकी मेन पनिशमेंट, की देख के अनदेखा कर देना। जैसे तुम राखंदर की बात पता होने के बाद भी उसे अनसुना कर देते हो, तो वही उनकी पनिशमेंट तुम्हारे लिए है। घोड़े मुख राखंदर की पनिशमेंट यही तुम्हारे लिए है। हाँ, वाह, स्कैरी। अब तो जैसे डिबंक करता है इंटरनेट की डार्क वेब की स्टोरीज, तो मैं चाहता हूँ एक ऑडियो भी डिबंक करे। सो दिस इज बेसिकली अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग है। अब वो तुझे बताना है वो रियल है या फेक रियल है कि फेक है। रियल है या फेक है। तो इसके लिए मैं तुझे देता हूँ OnePlus Nord Buds 4। इसको पहनो, ऑडियो कैंसिलेशन करो, नॉइस कैंसिलेशन करो, और मैं सुनाता हूँ। ये दोनों पहन ले। I'm ready. How were you associated with the hospital? How were you associated with the hospital? ये वो नहीं है ये एड लॉरेन वाला है? नहीं, एड लॉरेन नहीं है। बट क्या लग रही है, रियल सी लग रही है ये आवाज या फेक लग रही है, क्या है? जो बाद में जो आवाज़ आ रही थी वो तो मुझे रियली लग रही है। वी आर डेड, वी आर नॉट डेड। हाँ ब्रो, ये ना, ये किस्सा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है। 1904 में ये एक हॉस्पिटल था, लिंडा विस्टा हॉस्पिटल। वो बनाया था रेलवे कॉलोनी में, एक रेलवे वर्कर्स के लिए, उसके स्टाफ के लिए। तो वो, उनको कोई भी दिक्कत होती थी, मेडिकली कुछ भी दिक्कत होती थी, वो वहाँ पे इलाज कराने जाते थे। बहुत अच्छा था, स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल था, पूरा बढ़िया एकदम। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, चीज़ें ख़राब होती जाती हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब 1970s का टाइम आया, फिर वहाँ पे बहुत सारे बजट कट्स होने लगे, और क्योंकि बजट कट्स होने लगे तो हॉस्पिटल मेंटेन नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे जाने लगा, पूरा सब खराब होने लगा वहाँ पे। कुछ भी, मतलब आप अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते थे, उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होते थे, तो कोई इलाज ठीक से होते नहीं थे। तो जब इलाज अच्छे नहीं होते तो ऑब्वियसली जो जिसके पास पैसा है वो दूसरे हॉस्पिटल्स में जाएगा, और जो जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या कम जिसकी इनकम है, वो लोग वहाँ पे जाते थे। तो अब क्या होने लगा ना, उस हॉस्पिटल में 1970s तक आते आते वो हॉस्पिटल एकदम बेकार हो गया, और वहाँ पे बड़े सारे केसेस ऐसे आने लगे कि इलाज ठीक नहीं होते थे, लोग बहुत ज़्यादा मरने लगे थे, और तो और डॉक्टर्स ना ऑर्गन्स निकाल के वहाँ पे बेचते थे उन ऑर्गन्स को, तो पेशेंट्स को ढंग से ट्रीट भी नहीं किया जाता था। 1991 में आके जब इस केस के बारे में पता चला, तो ये हॉस्पिटल हो गया बंद।
और तब से कहते हैं लोग कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स उन्होंने नोटिस किए। लोगों की रोने की आवाज़ें, किसी को धक्का लग जाता था, कोई शैडोज़ दिखती थीं, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत आम थीं। इनफैक्ट वो जो हॉस्पिटल है वो एक हॉन्टेड मूवी सेट की तरह भी यूज़ हुआ है। एंड ऑफ डेज एक फिल्म है, एक सीरीज़ आई थी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, तो वो वहाँ पे शूट हुआ है। तो काफ़ी एक पॉपुलर लोकेशन हो गया एकदम, मुकेश मिल जैसा। करेक्ट, मुकेश मिल्स की तरह। तो अब क्या सीन बनता है ना कि 2010 में, जनवरी 2010 में एक अमेरिकन पैरानॉर्मल रिसर्च एसोसिएशन वहाँ पे गई इन्वेस्टिगेशन करने। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे वो, तो वहाँ पे रिसर्च करने गए वो, और उन्हें वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली। वो EVP मशीन लगाई उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जिससे वो हॉन्टेड आवाज़ें रिकॉर्ड करते थे, या पैरानॉर्मल जो भी उन्हें एविडेंस मिलता था उसे रिकॉर्ड करते थे। तो वहाँ पे वो लोग गए एक बेसमेंट के अंदर हॉस्पिटल की, जो बेसमेंट का रास्ता मॉर्ग तक जाता था, जहाँ पे सारी लाशें रखी जाती थी। उस कॉरिडोर में जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब वो लोगों से पूछ रहे थे कि आप कोई है यहाँ पर, आप लोगों का यहाँ से कोई कनेक्शन है इस जगह से, तो उन्हें रिस्पॉन्स आया, वी आर नॉट डेड, हम अभी जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। और ये ऑडियो कैप्चर हुआ है, और वही ऑडियो जो तूने अभी सुना, ये वही ऑडियो है। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ों से यार। जो रियल रिकॉर्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, हाँ। उन मतलब मैं हॉरर कंटेंट बनाता हूँ, मुझे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन रियल रिकॉर्डिंग सुन के, रियल रिकॉर्डिंग देख के, या फिर तुमने देखा ही होगा बहुत सारी रियल रिकॉर्डिंग्स होती है, उन्हें देख के तो मुझे भी बहुत डर लगता है सच में यार। इस चीज़ से मुझे याद आया, मेरे पास एक अगेन सबमिशन से ही एक हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी आई थी। हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी है। हाँ, उसमें कुछ ऐसा अहमदाबाद की है बाय द वे स्टोरी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ आवाज़ वाला नहीं था, लेकिन जो हुआ था वो काफ़ी डरावना था। स्पेशली अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये कभी हुआ होता है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता हुआ, क्योंकि इसमें मेरे अपने लव्ड वंस की लाइफ भी दाव पे लगी हुई थी। यार हॉस्पिटल्स की स्टोरी बड़ी क्रेजी होती है, और हॉस्पिटल्स में बहुत ऐसे क्योंकि वहाँ पे डेथ एसोसिएटेड है ना, तो इतने सारे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, बोथ ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो बहुत ही, मुझे तो हॉस्पिटल्स की एनर्जी बहुत ही ऐसे डरावनी लगती है, मुझे डिप्रेसिंग लगती है, होती है। और मुझसे तो नहीं जाया जाता ज़्यादा हॉस्पिटल में लोगों को देख। मतलब अगर किसी आदमी को कभी रियलिटी में डरना है तो सरकारी हॉस्पिटल जाके देख लो, दिन में भी तुम्हें डर लग जाएगा वहाँ पे, सच में। लेकिन जो ये वाली स्टोरी है, ये अगेन ये अहमदाबाद की है, और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल फैमिली की है। सिंपल से मैं इसलिए इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली होंगी, तो ऑब्वियसली बात है ये लोग अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जो ये लड़का था जिसने स्टोरी भेजी थी, उसके पापा की अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे होते हैं ना एथलेटिक पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ध्यान रखते हैं, रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, तो उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये लड़का उस टाइम पे जॉब करता था दिल्ली में, लेकिन ये थे अहमदाबाद के, तो ये दिल्ली में जॉब करता था। तो ये डर गया अचानक से कि अब हम क्या करेंगे, तो ये फटक से पहले अहमदाबाद आया, इस अपने डैड को देखा कि सच में हुआ क्या है। तो इसके डैड की सांस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये अपने फादर को फटक से एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गया वहाँ पे उनका इलाज कराने के लिए। तो और फिर डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, यहाँ एडमिट करना होगा, तुम इस वार्ड नंबर में चले जाओ, तुम्हारे डैड का बेड नंबर है 7, ठीक है। तो अब इस हॉस्पिटल में, इस सरकारी हॉस्पिटल में था क्या कि हर वार्ड में 14 बेड्स लगे हुए थे, 7 इधर 7 इधर, और उनके बीच में ऐसा एक कर्टन था। और बेड के बगल में तुमने देखा ही होगा वार्ड में कैसा होता है कि चेयर लगा के रहती है, 2-2 चेयर रहती है हर बेड के बगल में, कि जो विजिट करने आ रहा है या फिर जो उनके साथ रुक रहा है वो यहाँ पे रुक जाएगा, और लेफ्ट साइड में उनका एक टेबल होता है जहाँ पे उनकी दवाइयाँ, उनकी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो इस लड़के के डैड को इस वार्ड में शिफ्ट करा गया, और इस लड़के ने नोटिस करा कि पहले दिन जब ये लोग वहाँ पे वार्ड में थे तो वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे, जितने भी थे सारे बुजुर्ग ही थे, बहुत कम जवान पेशेंट्स थे वहाँ पे। तो ज़्यादा सोचा नहीं इसने इस चीज़ के बारे में, और ये वहाँ पे पहले 3 दिन रहा अपने फादर के साथ, लेकिन उसके फादर की हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो 3 दिन ये तो यही सोच के आया था कि दिल्ली में वापस चले जाऊँगा 3-4 दिन में, लेकिन ऐसी चीज़ हो नहीं पाई इसकी। तो इसने क्या करा, अपनी बीवी को भी अहमदाबाद बुला लिया, बोला कि तुम मेरी माँ का भी ख्याल रख लेना, मैं यहाँ पे पापा का ख्याल रख लूँगा। फिर इसकी बीवी ने डिस्कस करा कि नहीं, फिर तुम काम कैसे करोगे, तो उसने बोला कि नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा, तो यहाँ पे बैठ के मैं मैनेज कर लूँगा, लैपटॉप पे तो बैठना है। लेकिन अभी रिसेंट हाँ, रिसेंट है। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे बैठ के मैनेज कर लूँगा, तो
हम मतलब ऐसे करके मैनेज कर लेंगे, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो पहले दिन उसने इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करी, उससे हो ही नहीं पाया क्योंकि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा हल्ला होता है, ऊपर से रात भर भी उठा रहता था अपने फादर के साथ, तो उससे वो चीज़ नहीं हो पाए। तो ये लोग इस कंक्लूजन में आए कि तुम मतलब अपनी वाइफ को बोला उसने कि तुम सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ पे रहना, और फिर शाम को मैं यहाँ पे 7 बजे आके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे रहूँगा, फिर दिन में मैं थोड़ा सा सोऊंगा और काम भी कर लूँगा घर में। तो इसकी बीवी ने बोला ठीक है डन। इसकी बीवी दिन भर ससुर के साथ रही, शाम को ये आदमी आया और वहाँ पे अपने फादर का ध्यान रखने लग गया। पहली रात जब वो वहाँ हॉस्पिटल में था, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ज़्यादा बेड भरे हुए नहीं थे, लेकिन जो बेड भरे हुए थे उनमें ज़्यादातर बुजुर्ग ही लोग थे। तो उसने देखा कि नर्स ने उसके डैड के वाइटल्स चेक करे, वहाँ पे दवाइयाँ दी उन्हें और वो चली गई, बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना है। जैसे ही रात के 2-3 बज रहे थे, उसने नोटिस करा कि एक और नर्स वहाँ पे अंदर आई और वो चुपचाप जाके बेड नंबर 11 के बगल में बैठ गई। तो पहली चीज़ तो यही आई उसके दिमाग में कि ये नर्स भी शायद से पेशेंट को चेक करने आई होगी। लेकिन जब उसने उस नर्स को ध्यान से देखा, मतलब कि ऐसे साइड ग्लांस से नहीं देखा, प्रॉपर्ली देखा, तो उसने देखा कि उस नर्स ने पहली बात तो अजीब सा रोब पहना हुआ था जो कि आजकल नर्सेज नहीं पहनती हैं। फिर उसने ये देखा कि उसके यहाँ पे कमर में एक बेल्ट भी थी जो कि अगेन आजकल नर्सेज को अलाउड ही नहीं, मतलब वो लोग पहनते ही नहीं ऐसे बाहर से। तो ये ड्रेस ही अलग है। ड्रेस अलग थी उसके, ऐसा लग रहा था कि ड्रेस बहुत ज़्यादा पुरानी है, 14-15 साल पुरानी है। तो अगेन उसने इस चीज़ को देखा तो, लेकिन उसने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा कोई सीनियर नर्स होगी। तो वो वाइटल्स चेक करी थी उसकी, सब कुछ करा उसने। उस नर्स ने उस आदमी के पैर ऐसे दबाए और फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के वहाँ से चली गई। फिर ये लड़का अपने डैड पे ध्यान देने लग गया ये चीज़ देखने के बाद। अगली सुबह जब उसकी वाइफ आई उसको उठा, मतलब वो सो गया था ना रात में, जब उसकी वाइफ ने उसे उठाया तो उसने देखा उधर साइड पे 11 नंबर बेड पे जो वो बेड था वहाँ से वो आदमी जा चुका था और अब उस बेड की क्लीनिंग हो रही थी। तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि वो आदमी का देहांत हो गया, वो आदमी मर गया। तो इसने पहले दिन इसी का कोई कनेक्शन नहीं बनाया, लेकिन सेकंड डे एग्जैक्टली फिर से सेम चीज़ हुई। रात के 2-3 बजे वो नर्स आई जिसने पुराने टाइप के कपड़े पहने हुए थे, वो यहाँ पे आई और वो अब दूसरे बेड पे बैठ गई थी, बेड नंबर 5 पे बैठ गई थी। फिर उसने दोबारा से देखा ध्यान से कि वहाँ पे भी कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ, मतलब बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। उसने दोबारा से उस बुजुर्ग आदमी के वाइटल्स चेक करे, उसके पैर दबाए, उसके हाथ दबाए और इतना सब कुछ करके वो दोबारा से उठ के वहाँ से चले गई। तो अब ये एक सेकंड रात में भी जब उसने देखा और सुबह उठ के जब उसकी बीवी ने उठाया उसे, तो उसने दोबारा देखा कि वो बेड भी खाली हो चुका है। तो उसे ये चीज़ समझ आ गया था कि यहाँ पे एक ना कोई तो पैटर्न है यहाँ पे, कि इस नर्स का ऐसे रैंडमली आना, ये सारी चीज़ें कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। तो उसने दूसरे दिन जब वो वापस आ रहा था तो उसने एक वार्ड बॉय से पूछ ही लिया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। उसने कहा कि इनका देहांत हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ। फिर उसने उनसे पूछा कि यहाँ पे रात में एक नर्स आती है, क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? तो उसने बोला कैसी दिखती है वो? तो उसने डिस्क्राइब करा उन्हें। तो वो वार्ड बॉय समझ गया था कि ये क्या बोल रहा है, पर उसने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोला। उसने बोला सर मुझे प्लीज़ मेरा काम करने दो। यहाँ पे मतलब ऐसे घबराती आवाज़ में बोला कि मुझे मेरा काम करने दो, मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो वो काम करने लग गया अपना। तो उस लड़के ने सोचा ठीक है शायद से नहीं करना चाहता होगा बात। फिर ये वापस गया घर, काम कर रहा था अपने, तब तक इसकी बीवी यहाँ पे थी। फिर ये शाम को आया, शाम को भी एग्जैक्टली फिर से वही चीज़ हुई। अब किसी और बेड में बैठी हुई थी वो नर्स। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा था ना, इतने बारी सेम चीज़ देख देख के इसके मन में एक डर सा बैठ गया था कि इस नर्स का कहीं ना कहीं रिलेशन है किसी ना किसी आदमी की डेथ से, कि जब भी ये किसी आदमी के स्टूल पे बैठ रही है, बेड के बगल में बैठ रही है, तो वो आदमी अगले सुबह को उनका देहांत हो जा रहा है। तो इसके मन में ये डर था हर दिन कि कहीं ये मेरे पापा के बेड के बगल में ना बैठ जाए। अभी शायद से मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठ के चली गया तो तब क्या होगा। तो अब वो वॉशरूम भी नहीं जा रहा था, वो कॉल पे बात भी नहीं कर रहा था, वहीं पे बैठा रहता था 24 घंटे और अपने डैड का हाथ पकड़ के रखता था वो कि गलती से भी मेरे फादर मेरी आई साइट, मतलब मेरी नज़रों के सामने से ना चले जाएं, क्योंकि उसे डर था अब इस नर्स का। तो तीसरे दिन यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ। लोग जहाँ जहाँ पे वो बैठती थी वहाँ पे लोग मर रहे थे, अगले सुबह उनका बेड खाली हो रहा था। छठवें दिन इसने क्या करा कि एक नॉर्मल नर्स आई वहाँ पे, नॉर्मल मतलब जो वहाँ पे अलॉट हो रही थी। तो इसने उस नर्स से पूछ लिया कि मैंने इस गेटअप में एक नर्स देखी है जो रोज़ यहाँ पे आती है, बहुत सेवा करती है बूढ़े लोगों की, लेकिन जब वो चले जाती है तो अगले सुबह वो इंसान मर जाता है, ऐसा क्यों है?
तो उस नर्स ने भी इसको जवाब देना चाह रही थी वो, लेकिन तभी मतलब बोलते बोलते उसकी जीभ रुक गई। ऐसा हुआ उसके साथ कि शब्द बाहर नहीं आता है ना, कभी कभी ऐसा होता है हमें कुछ नाम याद रहता है लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आ पाता है। तो वो चीज़ हुई उसके साथ। लेकिन उसने कहा वो कुछ बताना चाह रही थी उस नर्स के बारे में, लेकिन वो बता नहीं पाई। लेकिन जब ये चीज़ उसने देखी तो लड़का फ्रस्ट्रेट होते हुए उसने देखा कि मेरे को सवाल के जवाब नहीं मिल रहा, तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, वो नर्स कोई बुरी नर्स नहीं है, वो सबका अच्छा ही चाहती है, पता नहीं क्यों मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ अभी। फिर वो वहाँ से चली गई। तभी क्या हुआ, इसको इसकी बीवी का कॉल आया किसी मतलब बहुत छोटी सी फ़ोन कॉल थी, 4 मिनट की होगी। वो लोग बात कर रहे थे कि उनकी बेटी की फ़ीस कैसे देनी है उस चीज़ के लिए, और वापस कब जाना है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था। तो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे लोग। ये थोड़ा वार्ड से बाहर चले गए थे क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे। तो जब ये वापस आया वार्ड में, इसने देखा कि मतलब वहाँ पे वार्ड के जो डोर था उसमें ऐसे लीन होकर खड़ा होकर देख रहा था, आसपास स्कैन कर रहा था कि वहाँ पे कहाँ पे बैठी हो नर्स। तो उसने ऑपोजिट साइड के सारे बेड स्कैन कर लिए थे। जैसे ही वो इधर घुमा उसने देखा कि उसके डैड के बेड के बगल में वही एग्जैक्ट सेम नर्स बैठी थी, और वो उनके पैर दबा रही थी एक तरीके से। तो उसका ना भागने का मन कर रहा था कि मैं भाग के जाऊँ अपने डैड को बचा लूँ, लेकिन वो भाग ही नहीं पाया। उसके पैर वहीं पे दरवाजे पे जम गए थे एक तरीके से। मेरे ख्याल से उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया होगा कि अब जब से इतने दिन से देख रहा था वो, तो उसको ये डर तो कहीं ना कहीं मन में बैठ गया होगा कि मेरे फादर अब मरने वाले हैं अगली सुबह। तो वो भागना चाह रहा था, वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया इस चीज़ में। तो जब वो नर्स इस मतलब उसके फादर के पैर दबा रही थी, तो उस नर्स ने पीछे ऐसे मुड़ के उसकी तरफ देखा जो वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा हो रखा था। तो उस नर्स ने ऐसे पीछे मुड़ की तरफ उसके तरफ देखा। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो बस वापस से हल्के से खड़ी हुई, और फिर इसने हिम्मत करके वहाँ पे गया। वो अब इसके फादर लेटे हुए हैं, वो नर्स वहीं पे है, जो वो बूढ़ी नर्स है वो अभी भी वहीं पे है, और ये आदमी भी वहीं पे है। तो इसने सीधा पूछ लिया, नर्स आप क्या चाहते हो, आपके मतलब मेरे फादर के साथ क्या इंटेंशन है, आप ऐसे लोगों के बेड में बैठते हो फिर अगले सुबह वो मर जाते हैं। सारे उसने सीधे सीधे जवाब क्वेश्चन पूछ दिए। उस नर्स ने कुछ भी नहीं बोला, उसने नीचे देखा, अपने हाथ में ऐसे जो उनके रिपोर्ट्स होती है उसको पकड़ा, और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चली गई। और अब ये बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये यहाँ पे बैठी, मतलब कल से मेरे पापा मरने वाले। ये रोता रहा, रात भर रोता रहा, अपने पापा का हाथ पकड़ के ऐसे। उसने अपनी बीवी को भी कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बीवी ने कॉल नहीं उठाया। लेकिन ये इसीलिए अपने डैड का हाथ पकड़ के रोता रहा, और उसने सुबह तक अपने डैड का हाथ नहीं छोड़ा, इस डर में कि कहीं मर गए तो मैं फटक से भाग के कुछ कर लूँगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कब इस डर में, इस थॉट में ना, रात में मतलब अपने डैड का हाथ पकड़ते ही सो गया। फिर इसको एक सपना आया। इसने सपने में देखा कि यही सेम हॉस्पिटल है, बस एक डिफरेंट वार्ड है, एक नर्स। और ये बहुत उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये हॉस्पिटल नया बोल रहा मैं, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये हॉस्पिटल टाइम में पीछे चले गया है बस। मतलब कि 2025 में से 2015 में चले गया, बस इतना सा डिफरेंस था। इसने देखा कि एक नर्स है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास आती जाती रहती है। उसकी अपनी खुद की फैमिली नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है लोगों के हेल्प करने के लिए। और वो थोड़ी एज्ड भी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों की मदद करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन क्या हुआ, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, उसने जो मेमोरी देखी उसमें देखा कि ये नर्स किसी बुजुर्ग आदमी के पास में बैठी हुई थी, उसकी रोज़ हेल्प करती थी। लेकिन एक दिन इस नर्स ने छुट्टी ले ली थी, और फिर जब अगले दिन ये वापस आई तो वो आदमी मर चुका था। तो उस नर्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था कि मैं उनके आखिरी मोमेंट पे इस आदमी की हेल्प नहीं कर पाई। तो वो बहुत ज़्यादा रोती रही इस चीज़ को लेकर, और जो बाकी की नर्सेस थी वो उसको दिलासा दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अगली बारी करना। फिर नेक्स्ट डे भी उसके साथ यही हुआ कि जिस वार्ड में वो नहीं थी, मतलब वार्ड की ड्यूटी भी चेंज होती है ना, तो जिस वार्ड में वो नहीं थी, उस वार्ड में जो उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट वो थी, मतलब जिनसे वो बहुत ज़्यादा बात करती थी पेशेंट से, उन पेशेंट की अगले दिन डेथ हो गई थी। तो इस चीज़ का दुख उन्हें इतना ज़्यादा खा गया था कि मैं 2 लोगों की मदद नहीं कर पाई जब वो मरने वाले थे। उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। लेकिन जब वो नर्स शायद से मरी होंगी, तब उनकी ये इच्छा होगी कि नहीं, मुझे जो भी लोग मर रहे हैं, एटलीस्ट जिन भी लोगों के कोई फैमिली नहीं है, उनके साथ तो उनके लास्ट मोमेंट्स पे रहना ही है। और शायद से यही चीज़ वो नई वाली नर्स भी उन्हें बताना चाह रही थी, पर बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो वेट कर रही होगी कि कब खुद आके ये इनको ये चीज़ बताए। तो सुबह जब वो देख ही रहा था कि ये पुरानी मेमोरीज देख रहा था, उस मेमोरी में उसे उस नर्स की ये वाली मेमोरी भी दिखी, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू से, कि वो उसके डैड के पैर दबा रही है। और वो पैर दबाते दबाते ऐसा, जैसे मैजिकली तुमने मूवीज़ में देखा होगा ना, हील होता है पैर, वैसे करके हील हो रहा था उनका पैर दबाते दबाते। और वो
ऐसा लग रहा था कि उसके डैड खुश हो रहे हैं इस चीज़ को देखकर। तो ये चीज़ सपने में देखकर वो एकदम से खड़ा हुआ, उसने अपने डैड की तरफ देखा कि कहीं मर तो नहीं गए। तो उसके डैड अभी भी सो ही रहे थे, तो उस पर उसे लगा कि मेरे डैड मर गए हैं, क्योंकि ये तो सुबह उठने वाला इंसान है। उसने अपने डैड को उठाया, उसके डैड अभी भी जिंदा थे। फिर उसने भाग के उस नर्स के पास गया जो वहाँ पे वार्ड में अलॉट की थी, कि मैंने सपने में ये देखा कि यही थी स्टोरी। उसने कहा हाँ यही हुआ था, कि ये नर्स ने यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ दी थी और ये यहाँ पे फिर मतलब यहाँ से जब चले गए थे तो उनके बाद कई सारे लोगों ने इनको देखा है। हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन कई सारे लोगों ने इनको देखा था यहाँ पर। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद उसके डैड ठीक हो गए थे थैंकफुली, और वो काफ़ी लंबी लाइफ जिए थे। दैट वाज स्टोरी। ये तो बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। सबसे पहले हॉरर कॉन में मैं एज अ गेस्ट वहाँ पे आया था, लेकिन पिछले साल वाला हॉरर कॉन मुझसे मिस हो गया था। उस चीज़ को ठीक करने के लिए इस साल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मैं आ रहा हूँ हॉरर कॉन तुम लोगों से मिलने के लिए। प्लीज़ कम देयर, प्लीज़ मेरे से मिलना। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, मेरा एक पैनल भी होगा, मीट एंड ग्रीट भी होगा। स्पेशली मैं सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। सो बी देयर ऑन 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। ऑन हैलोवीन टाइम विल बी देयर। अच्छा, मैं देख रहा था श्रृंगल के अपने चैनल पे तूने वो स्टार्ट किए हैं इंटरनेट रिलेटेड डिबंकिंग और अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये सारी चीजें। तो उसका कोई किस्सा, कोई डार्क वेब रिलेटेड कोई कहानी? हाँ, मेरे पास एक स्टोरी आई थी। ये एक्चुअली मैं यूएस की स्टोरी थी, इंडिया की स्टोरी नहीं थी। पर इसके पीछे ना मतलब मज़ेदार बात ये है कि मेरे को पहले जब ये स्टोरी आई, अब ये मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था इस चीज़ की है, क्योंकि लीडर बोर्ड वेबसाइट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। मैंने लीडर बोर्ड वेबसाइट होती है डार्क वेब पे, इनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पहले भी सुना था। एंड हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं फिंग भाई जी, उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी थी। पर मुझे इस चीज़ पे पता नहीं क्यों फिंग भाई की वीडियो देख के भी मुझे पता नहीं कि ना बिलीव सा नहीं होता था इन चीज़ों पर। लेकिन फिर मैंने जब स्टोरी पढ़ी और उसमें URL भी दे रखा था मुझे पूरा का पूरा कि ये URL है, इसको जाके देख लो। मैंने जब उस URL को देखा तो वो एक्चुअल में वो वेबसाइट थी। तब मैंने उसके ऊपर विश्वास करा कि नहीं ये सच है, और इस जो ये 2 लड़के हैं इनकी कहानी भी सच है। क्या होता है उस वेबसाइट में? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ठीक है। इट इज़ बेसिकली टास्क वेबसाइट बोलते थे हम, लीडर बोर्ड वेबसाइट नहीं बोलते हैं, लीडर बोर्ड तो अलग ही हो गया। टास्क वेबसाइट थी ये एक। उस वेबसाइट का कुछ स्पेसिफिक नाम भी था, मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन टास्क बेस्ड वेबसाइट होती है। डार्क वेब तो हमारा इतना बड़ा, इतना वास्ट है, कुछ भी तुम किसी से भी करवा सकते हो, कुछ भी तुम कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन ये स्पेसिफिक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। तो 2 दोस्त थे, ये बहुत पुरानी भी नहीं, मतलब 2010s और 12s की कहानी है। तो उस टाइम पे वाइन बनना और उस टाइम पे ये फ़ोन से चीज़ें रिकॉर्ड करना ये नया था, और इंटरनेट मतलब बूमिंग ही था ना उस टाइम पे। वाइन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी, स्पेशली 6 सेकंड्स वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही थी। एंड यूट्यूब भी उस टाइम पे उठ ही रहा था। नए यूट्यूबर्स हमारे जो OG यूट्यूबर्स वो उसी टाइम पे आए थे। तो जब ये वाला एरा चल रहा था तो 2 दोस्त थे, उनका नाम हम रख लेते हैं जिम और ड्वाइट, ठीक है। तो जिम और ड्वाइट जब अपने स्कूल के दिनों में थे, तो तुम्हें पता ही होगा कि US स्कूल कैसे होते हैं। उन्हें 3 महीने की छुट्टी मिलती है, समर हॉलीडेज बोलते हैं, जिसमें वो लोग मस्ती मारते 3 महीने तक। तो 3 महीने का जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो उन्होंने पहले महीने में सारी की सारी मस्ती अपनी ख़त्म कर दी थी, ठीक है। इतनी मस्ती कर ली थी बहुत। हाँ। तो पहले महीने में इन्होंने सारे हैंग आउट कर लिए थे, सारी पार्टीज़ कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। और लास्ट में जिम और ड्वाइट इतने ज़्यादा बोर हो गए थे, ये बस घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेलते थे। तो वीडियो गेम्स भी कितने ही खेल लेते ये लोग, तो इनका मन ना बहुत ज़्यादा मचलता था कि कभी कुछ खुरापाती करे, कभी ये डिंग डोंग डिचिंग कर लेते थे, कभी ये दूसरे लोगों के घर के ऊपर ऐसे टॉयलेट रोल फेंक रहे होते थे। तो ये भी इन्होंने जब कर लिया था सब कुछ, डिंग डोंग डिचिंग इज बेसिकली घंटे बजाओ भाग जाओ। हाँ, तो ये सब कुछ भी जब कितने लोगों ने किया है कमेंट्स में लिखो। यस प्लीज। तो जब ये भी इन्होंने कर दिया था, तो उसके बाद इन लोगों को सोचा कि हम और करें तो करें क्या। तो ये लोग बस ऐसे इंटरनेट पे सर्फ कर रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, दूसरी वेबसाइट्स देख रहे थे। अगेन ये वैसा टाइम था जब माई स्पेस बहुत ज़्यादा बूमिंग था, यूट्यूब बहुत ज़्यादा बूमिंग था, वाइन स्पेशली बहुत ऑर्कुट बहुत ज़्यादा था लोगों के पास, है ना। तो उस टाइम पे ये लोग ऐसी डिफरेंट वेबसाइट देख रहे थे। तो एक वेबसाइट का लिंक इनको किसी मैसेजिंग वेबसाइट में आया, जो भी मैसेजिंग, जैसे आई थिंक सो फेसबुक हो सकता है। उसने स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं करा था, पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फेसबुक हो सकता है। तो उस वेबसाइट का नाम ही बड़ा अजीब सा था, बड़ा डरावना जैसा वाला। अब तुम कोई एक नाम सोचो कि किसी डार्क वेब, अगर मतलब डार्क वेब की वेबसाइट का डरावना नाम होगा तो कैसा होगा।
वोल्डेमॉर्ट टाइप। हाँ मतलब कुछ ऐसा ही, तुम समझ रहे हो ना कि Azkaban, हाँ। हाँ Dark। यस, तो डार्क एंटिटी ऐसा कुछ करके, तो अच्छा। उन्होंने लगा होगा ये मजाक है, ये क्या है ये, हाँ। तो उन्होंने उस वेबसाइट को खोला। तो जैसे टिपिकली एक, आप कभी डार्क वेब पे गए हो? कभी नहीं है मैं। ओके, तो मैं आपको एक ऐसे छोटा सा समझा देता हूँ कि डार्क वेब पे नॉर्मली होता क्या। अब तो काफ़ी ज़्यादा पता भी नहीं चलता, लेकिन जितना मैंने गो थ्रू करा है इस चीज़ के बारे में, 2010 से लेके 2015 तक की जो वेबसाइट होती थी ना, उसे काफ़ी ज़्यादा स्कैरी बनाया जाता था जानबूझ के, कि ऐसे स्कल लगा दिया कहीं पे Anonymous टाइप पूरा हाँ, फीलिंग। पीछे उनका वो एक गिफ्ट चलती रहती थी डराने के लिए लोगों को, कि दिखाने के लिए कि हाँ भाई तुम अब ऐसी अजीब सी वेबसाइट पे आ गए हो। लेकिन ये जो वेबसाइट थी ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी। इसमें 2 बटन थे ऊपर, एक मेन्यू का था और एक एग्जिट का था। उस मेन्यू में जब तुम क्लिक करते थे तो तब उसमें और चीज़ें खुलती थी, और बीच में तुम्हें कुछ भी ऐसा स्कल टाइप का नहीं दिखता था। नाम बड़ा इसका पेचीदा सा था, मतलब डराने वाला, या फिर कोई प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ ये बहुत डरावना है, लेकिन वेबसाइट एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा क्लीन थी। मतलब कोई देख के बोल ही नहीं पाता कि ये हम लोग डार्क वेब में एंटर कर चुके हैं इस पॉइंट पे। सबसे पहली चीज़ जो जिम ने नोटिस करी उस टाइम पे वो ये थी कि जैसे ही उसने वेबसाइट खोली उसे ऊपर एक लीडर बोर्ड दिख रहा था कि इतने पैसे एक आदमी ने कमा दिए हैं। तो जैसे हमारे रैंकिंग सिस्टम होता है ना, ईलो सिस्टम होता है, वैसा ही सिस्टम था वो एग्जैक्टली। उसके आगे ऐसे मेटल भी बने हुए थे, जैसे ग्रैंड मास्टर अगर कोई होगा जिसने बहुत सारे टास्क कर दिए थे उस वेबसाइट के, तो उसका ऐसे ग्रैंड मास्टर का लोगो बना होता था, या फिर बहुत ज़्यादा उसके बाद पैसे दिखाई देते थे वहाँ पे, तो लोगों को दिखता था कि रैंकिंग कितनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है मिले हैं इस वेबसाइट से, और सबसे ऊपर कौन है। तो उसमें टॉप 10 दिखते थे। ये टॉप 10 लीडर बोर्ड दिखने के बाद नीचे पे टास्क होते थे। अब मेन प्रेमिस इस वेबसाइट, इस डार्क वेब वेबसाइट का ये था कि यहाँ पर लोग, कोई भी दुनिया में कोई भी हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो, वो तुम्हें एक टास्क देगा, उस टास्क के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें डिटेल दे देगा, और उस टास्क के आगे वो एक नॉर्मल सा पैसा लिख देता था। उस पैसे में ना नेगोशिएशन होती थी, ना उसका ये होता था कि मैं थोड़ा सा कर लूँ उसका आधा पैसा मिले, इसमें कोई नहीं है। एग्जैक्टली जो बोला गया है वही करना है। एग्जैक्टली तुम्हें वही करना है, और उस चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, जिस वीडियो को बाकी लोग भी देख सकते थे। ये चीज़ थी मेन इसकी, मतलब मेन इस वेबसाइट की। मैंने दूसरी वेबसाइट्स में ये भी देखा है कि लोग जैसे कुछ कुछ टास्क ऐसे देते हैं कि अपना आपको शूट कर दो कैमरा पे, तुमने देखा है वो? हाँ मैंने इसे सुना ज़रूर है, रेड रूम्स और ये सारी चीज़ें। हाँ एग्जैक्टली वही। तो उसमें क्या होता है कि ये जो वीडियोस ना बाद में लीक होती हैं, ये एक्चुअली में पब्लिकली व्यूइंग के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ पैसे, जिसने पैसे दिए हैं सिर्फ उसके लिए होती हैं। तो जैसे शूट करना हो गया, या फिर अपना कुछ, या फिर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी बीच में जिसमें एक लड़की को बोला गया था कि यहाँ से अपनी नस निकालो पूरा बाथरूम में बैठ के। बहुत फेमस हुई थी ये कि अपनी नस निकालो यहाँ से ऐसे करके, तो उसने करा भी था एक्चुअली में, उसके पैसे डिपॉजिट हुए थे, लेकिन ये वीडियो बाद में लीक हो गई थी। लेकिन इस जो स्पेसिफिक डार्क वेब जो वेबसाइट थी ये वाली जिसमें जिम और ड्वाइट थे, उसकी सबसे अच्छी बात यही थी कोई भी देख सकता था उसको, पैसे देने वाला तो देखता ही था, लेकिन एक तरीके से मॉकरी भी चलती थी यहाँ पे। तो ड्वाइट और जिम को ये चीज़ देखकर, पहली 10 वीडियोस देखकर, पहले 10 नाम देख के बड़ा मज़ा सा आ गया। कोई अपना फीसीस खा रहा है, कोई अपना मतलब नंगा बाहर घूम के जा रहा है, कोई ऐसे पेड़ काट रहा है और घर के ऊपर गिरा रहा है ऐसे काटते। वीडियोस देख सकते थे? हाँ, पब्लिकली लीडर बोर्ड की वीडियोस कोई भी देख सकता था। ओके। हाँ, तो जो भी मतलब टास्क दूसरे आदमी ने पैसे दिए हैं उसको कोई देख। सबसे अच्छी बात यही थी इस वेबसाइट की, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस दूसरे लोगों का देखना है और तुम्हें हंसना है उसने। तो जिम और ड्वाइट को लगा कि अगेन ये मजाक ही है, ये सच नहीं है। आखिर कोई ऐसा अपनी फीसिस कोई क्यों खाएगा? कोई नंगा क्यों दौड़ेगा $20 के लिए, $30 के लिए, राइट? तो वो दोनों इसको एज अ एंटरटेनमेंट देख रहे थे कि बस मजाक है, हम देख लेते, हंस लेते। तो कुछ कुछ वीडियोस देखे तो उन्हें सच में हंसी भी आ रही थी। जैसे कि एक उसमें से ही एक चैलेंज ना एक्चुअली बाद में टिकटॉक में आया था, डार्क वेब से ही एक चैलेंज बाद में टिकटॉक में आया था। वो चैलेंज ये था कि सीट को लिक करो। तुमने सुना है इस चीज़ के बारे में? सीट को टॉयलेट सीट को लिक करो। टॉयलेट सीट को लिक करो? हाँ, और फिर उसको वीडियो को, ये चीज़ फिर बाद में टिकटॉक में आ गई थी डार्क वेब से ही, और लोगों ने किया है, लोगों ने किया बने हुए हैं। हाँ, अरे बाप रे, लोगों ने इससे कितने पता नहीं 10-10 मिलियन फॉलोअर्स कमाए हैं इस ट्रेंड को करते। लेकिन ये ट्रेंड एक्चुअली में डार्क वेब से आया था। तो लोग वो जिम और ड्वाइट देख रहे हैं कि लोग अपनी टॉयलेट सीट लिख कर रहे हैं $20 के लिए, $10 के लिए, कब कुछ कुछ तो $2 के लिए भी कर रहे हैं, कुछ कुछ अपने पेरेंट्स के बीच में लड़ाई करा दे रहे हैं, उन्हें मार दे रहे हैं सिर्फ $10-20 के लिए। और जो सबसे ज़्यादा ऊपर लीडर बोर्ड में था वो था आई थिंक सो उस टाइम, मार दे रहे हैं मतलब
नहीं मतलब ऐसे स्लैप स्लूप हाँ, कर रहे slap sloop, मार हाँ। वैसे वाला नहीं मार दे रहे, स्लैप स्लूप कर रहे हैं ऐसे 10-20 $20 के लिए। लेकिन जो सबसे ऊपर लीडर बोर्ड पे जो टास्क था वो था $2000 के लिए, और वो वही था अपनी फीसिस खाओ अपने सारे लव्ड वंस के सामने, मतलब अपने परिवार वालों के सामने बैठकर। तो जो वो वीडियो थी, ऐसी वीडियोस देखे इन्हें बड़ी हंसी आ रही थी कि ये क्या मजाक है, कैसी झूठी वेबसाइट है, राइट, इसमें कुछ होगा ही नहीं। इन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, इन्होंने वीडियोस देखी, हंसे इस चीज़ पर, वैसे भी समर चले थे तो इन्होंने वीडियोस देखी, वेबसाइट बंद कर दी, जिम अपने घर चले गए, ड्वाइट अपने घर में ही था। तो इन्होंने बोला ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, हाँ हंसी आ गई। अगले दिन ड्वाइट ने जिम को कॉल करा, उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, आजा तो गेम खेलने आजा मेरे घर पे। तो जिम चले गया, वहाँ पे उसके साथ गेम खेलने के लिए। फिर ड्वाइट और ये दोनों गेम खेल रहे थे, खेल रहे बोर हो रहे, एक ही गेम को खेल रहे बार बार। तो फिर ड्वाइट ने बोला चल वापस उस वेबसाइट पे जाते हैं, है ना, कुछ देखते, क्या पता हम भी कुछ टास्क कर पाए, क्या पता सच हो, तो पैसे मिल जाए थोड़े। ठीक है। हाँ। तो जिम ने बोला ठीक है, उसको लगा मजाक ही कर रहे हैं। लेकिन जिम और ड्वाइट में ये बात थी कि जिम ड्वाइट का बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब उसे बहुत, उसको ऐसे दिखाता नहीं था कि वो उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो जो भी चीज़ ड्वाइट बोलता था, चाहे वो कितनी भी रेकलेस क्यों ना हो, जिम हमेशा उसके साथ देता था, हमेशा उसका साथ देता था। भले ही वो चीज़ ड्वाइट की तरफ से ना हो जिम के लिए, लेकिन जिम हमेशा ड्वाइट का साथ देता था। तो इस चीज़ को उसने करने के लिए बोला, तो उन्होंने ये भी कर लिया। अब इन्होंने दोबारा से वेबसाइट खोली, एग्जैक्ट सेम वेबसाइट, लीडर बोर्ड इस बार अगेन चेंज हो गया था क्योंकि दूसरा दिन था। तो लीडर बोर्ड के नीचे इन्होंने टास्क देखे, बहुत ही सिंपल टास्क के लिए लोग बहुत सारे पैसे दे रहे थे। तो इन्हें लग रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे एक सिंपल सा टास्क मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अपने किसी नेबर का दरवाज़ा खोल दो, उसके लिए $200, बहुत सारे, मतलब $200 बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं इतना सिंपल चीज़ करने के लिए। तो उन्हें वहाँ पे ऐसी जो टास्क की लिस्ट थी, वहाँ पे देखते देखते एक टास्क देखा जो कि चेन में था, मतलब कंटिन्यूएशन में था। तो उसमें 4 या 5 ऐसे कंटिन्यूएशन वाले टास्क भी होते हैं डार्क वेब पे, जो कि इसके बाद एक, इसके बाद ये तुम्हें करना है, इसके बाद ये तुम्हें करना है, जिसका एंड गोल कुछ और ही होता है, तुम्हें पता नहीं होता है, लेकिन तुम्हें दिखता है वहाँ पे कि करेक्ट। 5 टास्क है, पहला टास्क ये रहा, सेकंड टास्क का क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता। तो ये उन्हें एक सीक्वेंस वाला टास्क दिखा था, जिसमें सबसे पहला टास्क बहुत ईजी था। तो इन्होंने देखा कि उस टास्क के लिए इन्हें $250 मिल रहे हैं, और वो था कि इन्हें एक ग्रोसरी स्टोर के, जो बड़े वाले ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं इनके, वहाँ पे जाके जो फूड आयल है, जो मिल्क वाला आयल है, वहाँ पे जाके जो CCTV कैमरास होते हैं ना, उसके सामने खड़े होके बस चिल्लाना है। इतना सिंपल सा टास्क था, और इसके उन्हें $250 मिले थे। तो इन्हें लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, इससे पहले कोई और ना कर दे, हम इसको कर लेते हैं फटाक से, $250 मिल जाएंगे हमें। तो जिम का मन नहीं था ये चीज़ करने का, लेकिन फिर भी ड्वाइट ने उसे किसी तरीके से कन्विंस कर दिया, और वो दोनों चले गए अपने एक लोकल ग्रोसरी स्टोर पे। तो जो बाहर के, मतलब US के जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होते हैं, और वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पे अगर तुम कोई चीज़ ऐसी करते भी हो, लिकिंग वाली भी, जो एक बटर लिक चैलेंज भी चला था, आइसक्रीम लिक चैलेंज भी चला था, वो चीज़ भी करते हो तो लोग तुम्हें रोके देते हैं। पर यहाँ पे इन्हें एक ऐसी आयल ढूंढनी थी जहाँ पे लोग भी मौजूद हों, जिम ड्वाइट को रिकॉर्ड भी कर सके ताकि इसको अपलोड कर सके, और जहाँ पे उनके पीछे, उनके आगे पे CCTV कैमरा हो। तो उन्हें थैंकफुली एक ऐसी जगह मिल गई थी, वो दोनों उसमें चिल्लाए, मतलब ड्वाइट वहाँ पे खड़ा हुआ, ड्वाइट चिल्लाया, जिम ने उसको रिकॉर्ड करा, CCTV कैमरा में भी दिखा वो चीज़, एंड ये दोनों ऐसे हंस के चिल्ला के बाहर आ गए कि भाई हमें तो पैसे मिल गए, हमें तो मज़े आ गए। अब ये घर पहुँचे, इन्होंने वीडियो अपलोड करी, वीडियो अपलोड हो भी गई, लेकिन शाम हो गई, इनके पास कोई पैसे नहीं आए। तो जिम ने ड्वाइट को बोला, देख मैंने तुझे बताया था ये सब कुछ नकली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ड्वाइट ने बोला नहीं, बाकी लोगों को मिल रहे पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ईजी काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग ये बात कर रहे थे, उनकी जो टास्क लिस्ट थी उसमें सेकंड टास्क खुल गया था, और उसके सीधा बाद, जैसे ही सेकंड टास्क खुला, उसके सीधा बाद इनके पास वो पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ गए थे, ड्वाइट के बैंक अकाउंट में आ गए थे। बाय द वे मैं मेंशन करना भूल गया था कि ड्वाइट ने जिस दिन जिम घर गया था, उस दिन इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लिया था। तो अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, इंक्लूडिंग लिंकिंग योर बैंक अकाउंट। तो ड्वाइट ने जब ये पैसे देखे, जिम ने जब ये पैसे देखे, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा इतना ईजी मनी, इतना आसान काम करने के लिए हमें इतने ज़्यादा, मतलब इतने सारे पैसे मिल रहे, $250, ठीक है। US में अगर तुम लोग एक डेली वेज वाला काम भी करते हो तो $250 तो कोई नॉर्मल डे पे भी तुम्हें पे नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं आज के टाइम पे उसे इक्विवेलेंट हाँ, करके exactly. देखूं तो लगभग वो पैसे हो जाएंगे करीब 70-80 हज़ार होंगे आज के टाइम पे, इंडियन रुपीज में, हाँ। लाख रुपए ही मान लो।
कि लाख रुपए मिल गए उन्हें। तो एक टास्क करने के लिए उन्हें इतने सारे पैसे मिल गए थे। तो अब पहला टास्क करने के बाद उनके अंदर ना लालच आ गया था उनके अंदर कि अब पहला करा है तो और उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी अभी तक कि हमने एक चेन टास्क चूज़ करा है। उनको बाद में रियलाइज़ होता है। तो उन्होंने कहा पहला करा है, दूसरा भी कर ही लेते हैं। दूसरा टास्क उनका और भी ज़्यादा सिंपल था। उन्हें बस रात में एक पार्क में जाना था, एक बैग पार्क में पहले से रखा होता और उस बैग को उठा के किसी के घर के सामने पे रखना था और मतलब दरवाज़ा खटखटाना था और उस औरत को वो बैग दे देना था। इतना सिंपल सा टास्क था। इसके उन्हें $1000 मिले थे, $1000 2010-2012 में। तो वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो गए कि ये तो चेन जो टास्क है और भी ज़्यादा ईजी है। उसमें तो चिल्लाना था, इसमें तो हमें कोई देखेगा भी नहीं। तो जिम और ड्वाइट अभी मतलब ये अगले दिन का था, तो दिन में वो दोनों साथ में बैठे होते। तो जिम ने बोला कि ठीक है रात होगी तो और मैं जाएंगे और फटाक से करके आ जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे हमें। तो जिम अपने घर चले गया। तो ड्वाइट बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था ये चीज़ सुन के कि भाई $1000 मिलेंगे, मैं जिम को कम पैसे दूंगा, अपने पास ज़्यादा रखूंगा ऐसे करके। लेकिन तभी उसे जिम का कॉल आया। तो उसने हड़बड़ाहट में बोला ड्वाइट को कि भाई फटाक से वो वीडियो देख जो हमने अपलोड करी थी, उस वीडियो को देख, वो लीडर बोर्ड में आ गई है। तो उसने कहा ओके मैं देखता हूँ। तो जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो एक CCTV कैमरा पे मतलब CCTV कैमरा के सामने उन्हें खड़ा होना था। तो एक्चुअली में होता क्या था हर एक टास्क के साथ कि जो वीडियो ये लोग अपलोड करते थे वही लीडर बोर्ड में दिखती थी। लेकिन इस बारी कुछ अलग हुआ। जो लीडर बोर्ड में वीडियो थी उसमें तुम ड्वाइट और जिम दोनों को देख सकते हो और जिम भी रिकॉर्ड कर रहा है ये भी देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो एक्चुअली इसके फ़ोन की नहीं थी, ये CCTV कैमरा की थी। और उसमें एक अजीब सी बात ये थी कि एक दूसरे मतलब आयल के एकदम एंड वाले कोने पे कोई और इंसान भी वहाँ पे खड़ा था जो कि एग्जैक्ट सेम चीज़ कर रहा था। वो भी वहाँ पे बस चिल्ला ही रहा था या फिर चिल्लाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था खड़ा होके। तो ये चीज़ जिम को थोड़ी अजीब तो लगी कि कोई दूसरा आदमी भी सेम टास्क क्यों कर रहा है ना। जब पैसे हमने पहले ही इससे ले लिया है तो कोई और आदमी क्यों कर रहा है और सेम उसकी भी वीडियो हमें दिख रही है यहाँ पे, ये चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में अभी भी $1000 ही थे कि लीडर बोर्ड पे आना है, $1000 होंगे हमारे पास। तो रात हुई, जिम और ड्वाइट अब उस पार्क बेंच पे गए जहाँ का उन्हें लोकेशन मिला था और उन्होंने एग्जैक्टली टिप टो वैसे ही इस टास्क को करने की तैयारी कर दी थी जैसा वहाँ पे लिखा गया था, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। तो जिम और ड्वाइट जब गए तो पिछले बारी क्योंकि ड्वाइट ने टास्क करा था तो इस बारी जिम को बोला उसने कि तू जा तू कर, वैसे भी रात है मेरे को डर लगता है। तो जिम घबरा रहा था, उसने कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ। तो उसने कहा तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को पीछे से रिकॉर्ड करते हुए चलूँगा जैसे हमारे फ्रेंड्स हमें रिकॉर्ड करते हैं। जिम और ड्वाइट एक पार्क में पहुँचे, वहाँ पे एक बेंच सच में था और उस बेंच के नीचे सच में एक बैग था, मतलब सच में ही रखा हुआ था एक लेदर टाइप का बैग। लेकिन जब जिम ने उस बैग को ऐसे पकड़ा तो उसे ऐसा लगा कि अभी ये बैग यहाँ पे कोई छोड़ गया, जैसे हाथ की गर्मी रह जाती है ना, बदन की गर्मी रह जाती है थोड़ा स्पेशली लेदर बैग में। तो उसे लगा कि अभी इसे कोई छोड़ गया है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। और जब उसने वो बैग ऐसे नीचे से निकाला तो उसकी चेन के बगल में जहाँ पे चेन हुआ था, उस चेन के जो हुप होता है उसमें एक फ़ोटो थी। एग्जैक्टली वही बेंच, एग्जैक्टली वही बेंच, एग्जैक्टली वही बैग। बस जैसे जिम ने ये बैग निकालता कोई और इंसान उस बैग को निकाला था और किसी और ने उसकी फ़ोटो खींची थी पिछले दिन की, क्योंकि पिछले दिन बारिश हो रही थी। तो ये टास्क ऑलरेडी पहले किसी ने कर लिया था और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी थी जिम को कि अगर ये मामला क्या है, कोई और कैसे कर सकता है हमारा टास्क, क्योंकि ये सिंगल लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन ड्वाइट ने बोला ज़्यादा मत सोच, पैसे मिल रहा है हमें, चल फटाक से करके आ जाते हैं। तो उसने बैग निकाला। जब वो चल रहा था तो जिम को ऐसा फील हुआ कि उस बैग में कुछ तो मूविंग है, मतलब है हाँ, कुछ उसके अंदर, या तो उसके अंदर बिल्ली रखी हुई है या फिर एक छोटा पपी रखा हुआ है, ऐसा कुछ कि कुछ मूविंग है उसके अंदर, क्योंकि वो हिल रहा था। और वो जो चलते हुए स्विंग होता है बैग हमारा, राइट, उसको बैग में स्विंग होते हुए कुछ मूविंग फील हो रहा था बैग के अंदर। तो जिम रुका, उसने दोबारा से ड्वाइट को बोला कि भाई नहीं, इस वाले टास्क में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पहले ही किसी और ने कर दिया है, ये मुझे ये टास्क नहीं करना, मैं इस बैग को यहीं पे नीचे छोड़ा हूँ। ड्वाइट ने बोला पागल है क्या, $1000 बहुत ज़्यादा होता है, प्लीज़ ऐसा मत कर, वहाँ तक चल ले, अंदर मैं दे दूँगा बैग। तो जिम ने बोला नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ही ये है कि जिसने बैग पकड़ा है वही इस बैग को देगा, और कुछ नहीं, मैं बस ये लास्ट टास्क कर रहा हूँ तेरे साथ, इसके बाद मैं तेरे साथ टास्क नहीं करूँगा। ड्वाइट ने बोला ठीक है छोड़ मत कर। तो ड्वाइट और जिम उस घर के बाहर पे गए, लेकिन तभी जो उनके फ़ोन में ना उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, ऐसे मैसेज टाइप का, तुमने पुराने फ़ोन देखे होंगे ना, उस पर एक मैसेज टाइप का आया कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई थी।
जिस घर में उन्हें जाना था वहाँ पे उन्हें डोर नॉक करना था। अगर तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि एक लेडी बाहर आएगी, लेकिन जब वो उस डोर के बाउंड्री तक ही पहुँचे थे, मतलब मेन रोड तक ही पहुँचे थे, उस घर को देख सकते थे, उन्हें ये चीज़ दिखा कि वो लेडी ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है और उसके पीछे से ऐसे येलो लाइट आ रही थी। तो उन्हें कुछ मतलब अंदर घर की लाइट आ रही थी, तो उन्हें उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी लेडी की, लेकिन इतना फिगर आउट कर पा रहे थे वो लोग कि ये एक कोई बूढ़ी औरत है। तो जिम पहले तो उस चीज़ को देख के डर गया था, फिर अचानक से जब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि तुम्हें अब ये बैग वहाँ नहीं देना है, एक पोस्ट बॉक्स के अंदर डालना है, तो फिर जिम ने बोला कि अब इसने अचानक से ये वाली की रिक्वायरमेंट चेंज करी होगी, लेकिन ड्वाइट ने बोला फिर भी कर दे कर दे कर दे। तो जिम ने वो बैग पकड़ा, उसको पोस्ट बॉक्स के अंदर बेसिकली ठूसा, कितना छोटा होता है पोस्ट बॉक्स राइट, तो उसने उसको उसके अंदर ठूसा, और जैसे ही वो उसे बंद करने वाला था उनके पीछे एक गाड़ी आई और उसमें से एक आदमी ऐसे लंबे से ट्रेंच कोट में और एक ऐसे हैट डाल के उनके सामने आया और उसने वो बैग सारे के सारे निकाले। उसके अंदर 2 और बैग थे, उसने सारे के सारे वो बैग निकाले, गाड़ी में डाले, और गाड़ी में ड्राइव करने से पहले उसने जिम को नहीं, जो कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स के बगल में ही खड़ा था, उसको नहीं देखा, बल्कि ड्वाइट को देखा जो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उससे पहले बात तो पता कैसे चला कि ड्वाइट वहाँ है, लेकिन फिर भी उसने ड्वाइट की तरफ देखा और ऐसे हाई करा और वो वहाँ से चले गया। तो ये चीज़ देखकर भी जिम और ज़्यादा डर गया था कि इसे कैसे पता चला कि मेरा दोस्त वहाँ पेड़ के पीछे है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा केयरफुली जा रहे थे। तो जिम भाग भाग के ड्वाइट के पास गया कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कोई इतने सारे पैसे हमें क्यों देगा आखिर। तो ड्वाइट कह रहा था अभी वो अगर हमें मारने की कोशिश कर रहा होता वो, तो हमें ऑलरेडी, मैं अभी तक तो यहाँ पे मर ही जाता, मैं वो हमको हार्म कर ही देता, लेकिन उसने सिर्फ हाय बोला हमें, तो डर मत तू, कोई बात नहीं। जिम ने बोला नहीं, मेरे बस का अब और नहीं है, तू कर, तुझे करना है तो तू ये कर, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। और जिम और ड्वाइट की लड़ाई होके जिम चले गया घर अपने। तो ड्वाइट ने उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करी, सॉरी बोलने की कोशिश करी। जिम ने बोला तू कितना भी सॉरी बोल रहा है, मैं तेरे पे गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं ये टास्क नहीं करूँगा। तो ड्वाइट ने बोला अरे प्लीज़ कर ले, अगला टास्क और भी ज़्यादा ईजी है और मुझे जो हमारे $1000 थे वो आ चुके हैं। तो जिम ने बोला फिर भी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ड्वाइट ने बोला अगर तू नहीं करेगा तो मैं फिर भी करूँगा, पर मैं तेरा वेट कर लूँगा, ठीक है। तो जिम अगेन मैंने तुम्हें जैसे बताया, जिम ड्वाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एज अ फ्रेंड, मतलब। तो उसने बोला कि अगर ये अकेला जाएगा और कुछ हो गया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम किसी और को इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो उसने एक और बार दोबारा जाके इस डार्क वेब वाली वेबसाइट पे लीडर बोर्ड्स देखे, और वो दोनों सच में सबसे ऊपर ही थे। और जो अगला टास्क था उसमें, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ईजी था, उसमें कुछ करना भी नहीं था, उसमें सिर्फ फ़ोटोज़ खींचनी थी। तो जो ये थर्ड टास्क था वो ये था कि जिस घर के सामने, जो ग्रैनी के घर के सामने ये लोग गए थे, इन्हें बस और कुछ नहीं करना था, बस फ़ोटोज़ खींचनी थी अलग अलग एंगल से घर के बाहर से, और लास्ट में एक ऐसी फ़ोटो खींचनी थी जो कि पीछे बैक डोर जो होता है उसके बगल में जो विंडो होती है वहाँ से एक फ़ोटो लेनी थी कि घर के अंदर का व्यू कैसा है। बस इतना सिंपल सा टास्क था इनका, और पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब तुम लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हो। तो जिम और ड्वाइट ने सोचा कि ये तो जेन्युइनली बहुत ईजी है, हम लोग चुपचाप रात में जाएंगे और इसको फटाक से फ़ोटो खींच के आ जाएंगे। तो ये दोनों गए वहाँ पे रात में, और पहली बार ही ऐसा होता है इन दोनों के बीच में कि इतना ईजी टास्क मिला था, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे, मतलब एक दूसरे को हंसा रहे थे, कोई मजाक कर रहे थे, है ना। तो ये लोग घर के बाहर पे पहुँचे। तो तुम लोगों ने अमेरिकन घर में देखा होगा, ऐसे एज सच कुछ बाउंड्रीज नहीं होती है, ऐसे फ्रंट यार्ड ऐसा ओपन सा ही होता है, उनका ग्रासेस होती है और पीछे से ऐसा होता है, मतलब दूसरे घर और इस वाले घर के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो लोग चुपचाप चले गए वहाँ पे, ऐसे दबे पैर चल रहे थे। तभी इन्होंने नोटिस करा कि ऐसा एक लोहे का डंडा टाइप का लगा हुआ था, जिसमें से घंटी बजाने के लिए था कुत्ते के लिए, ताकि खाना खाने के लिए जब उसे बुलाया था ऐसे घंटी बजाए और डॉगी वहाँ पे आ जाए। वहाँ पे डॉग हाउस भी था उसके बगल में। तो इन्होंने सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींची, फिर ये थोड़ा और आगे बढ़े, फिर उन्होंने देखा कि डॉगी तो यहाँ पे है नहीं, तो ये कहाँ पे है। पहले से प्रिकॉशन ले रहे थे लोग कि कहीं वो भौंके ना। तो फिर जिम ने देखा कि डॉगी अंदर बैठा था, जो लिविंग स्पेस था वहाँ पे बैठा हुआ था सोफ़े के ऊपर, तो जिम ने उसकी भी फ़ोटो ले ली। फिर उसके बाद ये लोग घर से पीछे गए और वहाँ पे इन्होंने जो दूसरा घर था, मतलब उस दूसरे घर और इसके घर के बीच की एक और फ़ोटो ले ली। तो ऐसे करके ये लोग बेसिकली घर को, अब अगर हम सोचें तो ये लोग घर को मैप कर रहे थे। इन दोनों को उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये लोग घर की मैपिंग के लिए फ़ोटो ले रहे हैं। तो ऐसे फ़ोटो लेते लेते जिम ने जब लास्ट फ़ोटो लेती, जो मैंने तुम्हें बताया था कि बैक डोर से देखना था कि घर का अंदर कैसे दिख रहा है, जब वो ये फ़ोटो ले रहा था तो उसने देखा वो ग्रैनी जो है वो सामने, मतलब खिड़की से दिख रहा है कि सामने पे एंड पे एक दरवाज़ा है। तो ग्रैनी लिविंग रूम में बैठने के बजाय उस दरवाजे के सामने ऐसी चेयर लगा के बैठी है और रॉक कर रही है और दरवाजे की तरफ देख के कुछ बोल रही है, मतलब जैसे कोई किसी का वेट कर रही हो या फिर पता नहीं हिप्नोटाइज हो गई हो क्या हो गई हो। तो बस उधर देख के ऐसे रॉक करते हुए अपनी चेयर पे
वहाँ पे बैठी है और उसका कुत्ता टीवी देख रहा है उधर लिविंग रूम में। तो जिम को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी थी, लेकिन उन्हें टास्क कंप्लीट करना था, तो उसने उसकी फ़ोटो ली और वो वहाँ से दबे पाँव वापस आ गया, और उसके पैसे उन्हें एग्जैक्टली उसी टाइम में मिल गए थे जब उन्होंने अपलोड करा था। तो जिम ने बोला अब हम रुक जाते हैं, अब हमारे पास बहुत पैसे हो गए, अब हम इस चीज़ को आगे नहीं करते हैं। और ड्वाइट भी इस चीज़ के लिए मान गया। ड्वाइट ने बोला ठीक है, हम भी नहीं करते ये चीज़। और वो लोग टास्क क्लोज करने ही वाले थे कि तभी एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि यू कैन नॉट क्लोज दिस होल चेन अनटिल अनलेस यू फिनिश द लास्ट टास्क। तो वो फंस गए, अब वो क्विट नहीं कर सकते बीच में। हाँ, बेसिकली ये दोनों के दोनों अब इस चेन में फंस चुके थे। तो जिम और ड्वाइट का जो लास्ट टास्क था, उसको करने से पहले इन दोनों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर आ गया था अब, क्योंकि इस बारी तो ड्वाइट ने भी देख लिया था कि भाई ये क्या करे। नॉर्मली ड्वाइट जो था, उसका एक भाई भी मतलब मेंटली इल था थोड़ा सा, ये थोड़ा सा साइड ट्रैक जा रहा हूँ मैं, पर उसका भाई थोड़ा सा मेंटली इल था, तो वो भी ऐसी हरकतें करता था उनके फार्म पे। लेकिन उसने पहली बारी किसी और को ये करते हुए देखा था कि यहाँ पे भी कोई और ऐसे कर रहा है, मतलब कोई और औरत ऐसे कर रही है जो प्रॉब्लली मेंटली इल नहीं है। तो ये चीज़ देखकर वो भी डर गया था। तो जिम और ड्वाइट ने ये तो सोच ही लिया था कि हम इस टास्क को नहीं करेंगे, लेकिन अब रिक्वायरमेंट आ गई थी और उन्हें रिक्वायरमेंट इसीलिए पूरा करने का मन तो नहीं बोल सकते, करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो लोग ये चीज़ नहीं देखना चाहते थे कि इसका नेगेटिव साइड क्या होगा, अगर हमने ये टास्क कंप्लीट नहीं करा तो क्या होगा। उन्हें ये चीज़ नहीं देखनी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो बताया था ना, वो ट्रेंच कोट वाला आदमी आया था, तो उसे देख के भी वो घबरा गए थे। तो ड्वाइट और जिम रुके हुए थे कि कब उनके टास्क की डेट आएगी, कब उनका टास्क उन्हें आएगा। वो बस वेट करते जा रहे थे। थर्ड डे जब वो लोग रुके, तो उन्होंने देखा कि लीडर बोर्ड में उनसे ऊपर कोई और आदमी है। उनसे ऊपर मतलब उन लीडर बोर्ड में वो लोग अब सेकंड नंबर पे आ गए थे। पैसे एग्जैक्टली सेम थे, लेकिन लीडर बोर्ड में ये लोग सेकंड नंबर पे थे। तो उन्होंने देखा कि आओ हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर पे लड़का था, जो आदमी था, वो एग्जैक्टली वही सेम टास्क कर रहा था जो ये दोनों कर रहे थे। मतलब वही फ़ोटो खींचना, वही आयल में जाके चिल्लाना, वही बैग को वहाँ पे ले जाना। तो जिम ने बोला ये एग्जैक्टली वही लड़का है जिसकी मैंने फ़ोटो वहाँ पे देखी थी, जिस पे तूने मेरे पे विश्वास नहीं करा था। तो ड्वाइट ने बोला आई एम सॉरी, अब मैं तेरे पे पूरा बिलीव करता हूँ कि हम सच में किसी बुरी चीज़ में फंस गए, या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ड्वाइट और जिम उसके टास्क देख रहे थे। उसके टास्क और जिम और ड्वाइट के टास्क में बस इतना सा फ़र्क था कि वो जो आदमी था वो अकेला था, और वो थोड़ा सा ऐसा ग्लिची सा लग रहा था, उसका बिहेवियर ग्लिची सा लग रहा था। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम था। और एक और चीज़ थी उसमें कि वो हर एक चीज़ अकेले रिकॉर्ड कर रहा था। तो जैसे अगर आयल में चिल्लाना था, जिम ने रिकॉर्ड करा था ड्वाइट को, उसने ऐसा नहीं करा, उसने अपना फ़ोन एक ऐसे अटकाया, रिकॉर्ड करा और वहाँ से चले गया। ये बैग लेने वाली चीज़ थी, तो उसके पास कुछ था नहीं। तो ऐसे स्कूटर होते हैं ना, तुम देखे बच्चों के, तो वो स्कूटर से रस्सी बांध के उसे ले जा रहा था, फ़ोन को उस पर लगा के, और तब रिकॉर्ड कर रहा था और तब उसका पोस्ट कर रहा था। जो ये फ़ोटो वाला था वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था उसके लिए, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था बेसिकली, और उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ग्लिची सा था। तो लास्ट टास्क इन लोगों के पास फिर आया। उसमें सिंपल से लिखा था कि तुम्हें बस उस घर पे जाना है, उस ग्रैनी का दरवाज़ा खटखटाना है, उसको ये लाइन बोलनी है। ये लाइन क्या थी ये हमें नहीं पता, लेकिन जिम ने अपने मतलब सबमिशन में लिखा था कि उसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था, कोई गाली नहीं थी, कुछ ऐसा डरावने वाला नहीं था। एक इतनी सिंपल सी लाइन थी वो कि मैं तुम्हें बोलूँगा तुम उसके बारे में भूल ही जाओगे अभी। इतनी कॉमन लाइन थी वो। तो ये उस ग्रैनी को बोलना था, और फिर तुम्हें बस चुपचाप वहाँ से दरवाज़ा बंद करके वापस आ जाना था। घर के अंदर एंटर नहीं करना है, सिर्फ ग्रैनी को लाइन बोलनी है और वापस आ जाना है। तो जिम और ड्वाइट ने बोला कि ये लास्ट चीज़ अब हम कर ही लेते हैं और इसे छुटकारा पाते हैं। तो ये दोनों गए, जिस टाइम पे इन्हें बोला गया था 10 कुछ था, रात के 10 बजे इनको भी बोला गया था, तो ये लोग उस टाइम पे वहाँ पे गए। इन्होंने ग्रैनी का दरवाज़ा खटखटाया, और जब इन्होंने ग्रैनी का दरवाज़ा खटखटाया तो ग्रैनी उस टाइम पे बाहर आई, और ड्वाइट ने वो लाइन जो उन्हें कहा बोली गई थी कहने के लिए, वो उस ग्रैनी को बोल दी। ग्रैनी पहले थोड़ा सा रुकी, उसने जिम की तरफ देखा, ड्वाइट को देखा, ऊपर से नीचे देखा, फिर वो अंदर गई, वो कुकीज़ लेके आई, अपने पास कुकीज़ लेके आई और बोला कि व्हेन। उसने उन दोनों से क्वेश्चन पूछा व्हेन। तो उन दोनों को समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें टास्क लीडर बोर्ड में तो इसके बारे में कुछ समझाने रखा था। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, एक एक कुकी ली और वहाँ से भाग गए। लेकिन भागते हुए जब जिम वहाँ से भाग रहा था, तो उसने देखा ग्रैनी जहाँ पे खड़ी थी ऐसे अभी भी अपने दरवाजे पे, अगेन वैसे ही पीछे से घर की लाइट आ रही है, राइट। तो उन्हें ग्रैनी का फिगर दिख रहा था। तो ग्रैनी जब वहाँ पे खड़ी हुई थी, उसके पीछे से एक और लड़का आया जिसने दरवाज़ा बंद करा। तो उन्होंने अपनी एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, जो कि थी कि दरवाज़ा बंद करके तुम वहाँ से भागना या फिर वहाँ से जाना। तो जिम को लगा शिट, हमसे गलती हो गई है, या तो अब हमें इसका कुछ नेगेटिव चीज़ मिलेगी करने के लिए, या फिर हम कहीं फंस गए हैं।
तो ये लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा कांपते हुए घर गए। ड्वाइट उसे बोल रहा था तूने क्यों नहीं बंद करा, जिम इसको ब्लेम करा कि तूने क्यों नहीं करा, मैं तेरी वजह से यहाँ फंस गया हूँ। तो जिम और ड्वाइट के बीच में ऐसे ही बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, और इस पॉइंट पे ड्वाइट के जो पेरेंट्स थे जो अपने फार्म हाउस पे गए थे वो भी वापस आ गए थे, तो वो भी समझना चाह रहे थे कि आखिर में ऐसा हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में क्यों लड़ाई हो रही है, ये तो बेस्ट फ्रेंड्स है राइट। तो ड्वाइट और जिम बोथ मतलब चाह कर भी वो नहीं समझा सकते थे अपने पेरेंट्स को कि हमने एक्चुअली में करा क्या है, हम डार्क वेब पे गए हैं राइट। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि ये गलत करता है, ये गलत करता है। और इस भसड़ के बीच में, इस लड़ाई के बीच में ही ड्वाइट के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि पूरे के पूरे $2500 $2500 उसके बैंक अकाउंट में वो हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं। क्रेडिट हो गए हैं। और ड्वाइट और जिम उस टाइम पे लड़ना मतलब उन्होंने रोका, वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में गए और उन्होंने ना खुशी मनाई ना कुछ देखा, उन्होंने चुपचाप बस लीडर बोर्ड में देखा कि कौन सी वीडियो डली है। उसके बाद ये लोग जब इन्होंने लीडर बोर्ड में वीडियो देखी तो उनका नाम टॉप पे था, लेकिन इस बारी वीडियो रिप्लेस हो गई थी। जो वीडियो उन्होंने अपलोड करी थी उससे नहीं, इस बारी जो दूसरा आदमी वीडियो बना रहा था उससे भी थी। तो जो ये वीडियो थी उसमें एक आदमी ऑलरेडी ग्रैनी के घर के अंदर है, ग्रैनी अभी भी उसी दरवाजे पे ऐसे रॉक करते हुए दिख रही है, और ये आदमी टीवी के सामने कुत्ते के पास में बैठा हुआ है। फिर जिम और ड्वाइट नॉक करते हैं, फिर ग्रैनी वहाँ पे जाती है और पीछे से ऐसे कुछ उंगलियों से इशारा करती रहती है, नंबर्स में इशारा करती रहती है उस आदमी को। तो वो आदमी वहीं पे कामली बैठा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, वो कुछ उंगलियों से इशारा कर रही है। फिर जिम ने फिर ड्वाइट ने अपनी लाइन बोली जो उसे बोलने के लिए कहा गया था। फिर ग्रैनी अंदर आई, उसने टेबल से ही वो उठाया, कुकीज़ का प्लेट उठाया, वो बाहर गई और एक हाथ से दे रही थी और दूसरा हाथ से फिर भी अभी भी नंबर्स का इशारा कर रही थी, और उसने बोला व्हेन। तो ये लोग वहाँ पे एक एक कुकी उठाकर भाग गए थे। तो ये आदमी एकदम, मेरे ख्याल से इसको रियलाइज़ हो गया था कि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हड़बड़ाहट में उठा और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वीडियो सबमिशन वहीं पे ख़त्म हो गया था। अंदर से ही मतलब वीडियो सबमिशन जो हम देख रहे थे लीडर बोर्ड का, इसने खुद ही जो अंदर बंदा जो रिकॉर्ड करा था उसने उसे बंद करा और वीडियो सबमिशन की जो वीडियो थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई। अब ड्वाइट और जिम दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है। हमने कहीं किसी बूढ़ी औरत के लिए कुछ ख़राब तो नहीं कर दिया, हमने कहीं उसे किसी गलत चीज़ में तो नहीं फंसा दिया, या फिर वो कोई सच में असली इंसान किसी गलत चीज़ में तो नहीं फंस गई, या फिर उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया है। तो इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए भी इन लोगों ने क्या करा, पुलिस वालों को इस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में बता दिया, लीडर बोर्ड के बारे में बता दिया। तो पहले तो पुलिस वालों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब इन्होंने प्रूफ दिखाया तो ये लोग उस ग्रैनी के घर में गए, इन्होंने वहाँ ग्रैनी के बारे में मतलब पूछताछ करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक इन लोगों ने बताया था 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अब तक वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। तो लास्ट में इन्होंने देखा कि जो लास्ट टास्क था इनका, जो अपलोड इन्होंने करा था, जो रिप्लेस हो गया था, उसकी वीडियो जो सेकंड नंबर पे बंदा था ना, मैं तो बता रहा था कि सेम बंदा काम कर रहा था, उसकी वीडियो उसकी प्रोफाइल से इनका टास्क अपलोड हुआ था, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली स्वैप हो गया था ये, इनका जिसका कंप्लीट हुआ वो लोग नंबर 1 पे आ गए थे, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो लोग लीडर नंबर 2 पे आ गए थे। लेकिन जब इनके वाला वीडियो जो अपलोड हुआ था उसमें लास्ट में बस यही था कि जो वो लड़का था वो हाथ पकड़ के ग्रैनी के साथ दरवाजे से बाहर जा रहा था, और ऐसे जाते हुए जो ट्रेंच कोट वाला बंदा था उसने भी फिर ग्रैनी का, इस लड़के ने ग्रैनी का हाथ राइट साइड से पकड़ा है, उसने लेफ्ट साइड से पकड़ा है, और ये दोनों ग्रैनी का ऐसे हाथ पकड़ते हुए ले जा रहे थे। एंड दैट इज़ वेयर इट एंडेड फॉर देम। कभी पुलिस को कुछ नहीं मिला, इन लोगों को वापस आके भी कभी कुछ नहीं मिला, इन लोगों को बेसिकली ग्रैनी के बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चला, ना ही जो डार्क वेब वाली वेबसाइट थी वहाँ पे कुछ और ऐसा टास्क आया। बस दिस थिंग एंडेड देयर ओनली कि ट्रेंच कोड और जो ये बंदा था जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो दोनों ग्रैनी को ले गए अपने साथ। तो इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो $2500 ये किसने भेजे हैं, क्या हुआ, ग्रानी का क्या हुआ, पुलिस ने को कुछ नहीं मिला उस घर से। नहीं, अनोनिमस रहना ही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ना डार्क वेब का या फिर रेड रूम्स जैसे हो गए हैं, इन लोग का सबसे बड़ा पुल ही यही होता है कि तुम अनोनिमस रह सकते हो, इसीलिए लोग इन पे जाते भी हैं। इसीलिए इनको कभी पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में हो गया। उनको यही नहीं पता था कि डोर किसने बंद करा, जबकि उसकी शक्ल तो क्लियरली दिख रही थी उन्हें। ग्रानी भी बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रही। एग्जैक्टली, जो वो ऐसे बताना था, नंबर से बताना, दैट वाज द वियर्डेस्ट थिंग कि वो आखिर इस आदमी को क्यों बता रही है, और वो वहाँ अंदर बैठा ही क्यों है। पहली बात तो किस चीज़ की वजह से, ये भी हो सकता है कि उसका टास्क ही हो, लेकिन आखिर ये ग्रैनी इन लोगों के साथ क्यों ये टास्क कर रही है, उसका थोड़ी लेन देन है कुछ डार्क वेब से। स्ट्रेंज केस, मतलब कोई एंड नहीं है इसका, अनसॉल्व्ड केस है ये। हाँ, एक तरीके से। बहुत मजा आया यार शंकिल जी थैंक यू। अब कब आ रहे हो दोबारा? दिखते हैं प्रॉब्ली हॉरर कॉन में। हॉरर कॉन में, यस, हॉरर कॉन में आ रहे हैं।
तो तब मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जी ऐसे ही आते रहो, ऐसे ही कहानियां बनाते रहो खूब सारी। जी, और थैंक यू ऑडियंस ऑल्सो, मेरे को वापस बुलाने के लिए तुम ही लोग ने बुलाया था मुझे यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच। एंड हमारी तरफ से फॉर दिस पॉडकास्ट वी हैव 1+ नॉट बट्स 4 फॉर यू। थैंक यू सो मच फुनी मंडे एंड 1+ ऑल्सो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो SR पे स्टोरीज, SR पे और SR श्रृंखल ने एक नया चैनल भी शुरू किया है, श्री गुरु कूल। यस, तो वहाँ पे मस्ती करता है श्रृंखल बहुत सारी, तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।